माई मैं कुछ और ना मंगा बाय सैम आसिफ एपिसोड नंबर 44 लास्ट एपिसोड। आज माज को पाकिस्तान आए 2 दिन हो चुके थे और इन 2 दिनों में सैम अपने और मिनहाज साहिब के बिजनेस में इंतहा का मसरूफ़ रही थी। वजह मिनहा को सीईओ बनाना था। वो अपने बिजनेस के साथ साथ मिनहा को भी सारा बिजनेस सिखा और समझा रही थी, जिस पर मिनहा किसी मेच्योर लड़की की तरह बिहेव करती सब कुछ बहुत अच्छे से समझ रही थी। मगर जब भी सैम या मिनहा से मिलने माज और साथ कंपनी आते तो मिनहा का वो अज़ली बचपना इन दोनों को देखते कूदकर बाहर आ जाता और मिनहा सब कुछ फरामोश करती इन दोनों के साथ छोटी छोटी शरारतें करती पूरी कंपनी में घूमने फिरने लगती, जिस पर सैम गुस्से से साद और माज को कंपनी से किक आउट कर देती। साद तो सैम की परेशानी समझते खामोशी से वहाँ से चला जाता, मगर माज तो जैसे सैम को सुलगाना अपना फ़र्ज समझता था। वो कंपनी के बाहर गाड़ी में बैठकर मिनहा को फ़ोन करता था और मिनहा सब कुछ छोड़ छाड़ कर भागती माज के साथ शॉपिंग पर चली जाती थी। और फिर माज की इस हरकत की वजह से सैम का गुस्सा मिनहाज ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के एम्प्लॉयज़ को भुगतना पड़ता था। सैम का गुस्से से लाल बबूका चेहरा देखकर माज को दिली सुकून मिलता था। वो तो जैसे पाकिस्तान आया ही सैम को फुर्सत से तंग करने था, जबकि अपनी बेबाक बातों से वो सबके चेहरे शर्म से लाल करता सैम की सलवातें सुनता रहता था और इसे सैम के गुस्से और सलवातें से घंटा फ़र्क नहीं पड़ता था। इन 2 दिनों में अजलान कितनी ही बार माज को मना कर चुका था कि वो सैम को तंग ना करे, जिस पर माज का बेजारियत में डूबा एक ही डायलॉग होता था, तुमने तो जन मुरीदी में पीएचडी कर रखी है चमचे साहिब। जिस पर अजलान बस इसे गुस्से से घूर कर रह जाता। वर्षा 2 दिनों से रहमान विला में ही मौजूद थी। अफान वक्फे वक्फे से इससे मिलने आ चुका था, मगर इसकी अभी तक माज से मुलाकात नहीं हुई थी। माज ज़्यादातर सैम के घर रहता था, इसे रहमान विला जाना पसंद नहीं था। वजह वर्षा थी, जो अपने भरे हुए सरापे के साथ वहाँ रिहाइश पजीर थी। माज को जब भी कोई भी रहमान विला चलने का कहता तो उसका एक ही जवाब होता, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से वर्षा भाभी अनकंफर्टेबल हों। और इसकी इस बात पर सब लोग ही खामोशी इख्तियार कर लेते, क्योंकि वो काफ़ी हद तक ठीक बात ही तो कर रहा था। और अफान जितनी बार भी आया था वो रहमान विला में वर्षा के पास 10 से 15 मिनट गुजार कर वापस चला जाता था। सैफ साहिब, रहमान साहिब, शहला और सादिया के कहने पर सैम ने आज पूरी सद्दीकी फैमिली को नाश्ते पर मदऊ किया था, ताकि वो सब माज से मिल सकें और फिर इस रिश्ते के मुतल्लिक मज़ीद कुछ सोच सकें। सैम ने माज को बताया था कि ज़ैनब की फैमिली 10 बजे तक नाश्ते पर मौजूद होंगे, जबकि माज पाकिस्तान में 2 दिन गुजारने पर ही समझ चुका था कि पाकिस्तान में आने वाले मेहमान अपने टाइम पर तो बिल्कुल भी नहीं आते। इसलिए वो रोज़ की तरह आज सुबह भी 9:15 बजे जॉगिंग के लिए निकल चुका था। वो 10 बजे तक घर आकर तैयार होने का इरादा रखता था, जबकि इस बात से माज बिल्कुल नावाकिफ़ था कि सद्दीकी साहब वक्त के कितने पक्के हैं। अगर इन्होंने 10 बजे का कहा था तो वो 10 बजे अपनी फैमिली के साथ सैम के घर जाने का इरादा रखते थे। 2 दिनों में माज की बातों और हरकतों से सब समझ चुके थे कि माज बिल्कुल भी नहीं जानता कि ज़ैनब असल में कैसी दिखती है, जिस पर सैम ने मुतमईन होते और अफान और सद्दीकी साहब को मुतमईन करते। ज़ैनब को भी अपने हमरा नाश्ते पर लाने का बोला था। वो चाहती थी ज़ैनब खुद माज को देखते अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला करे, जिस पर सद्दीकी साहब और अफान को एतराज़ ना था। वो ज़ैनब को पूछे बगैर कोई भी फ़ैसला नहीं करना चाहते थे। माज ज़ैनब की शक्ल सूरत से वाकिफ़ नहीं है, इस बात की तसल्ली पर सद्दीकी साहब ज़ैनब को भी अपने साथ नाश्ते पर लाने के लिए राज़ी हो चुके थे, जबकि सैम ने किसी को भी नहीं बताया था कि ज़ैनब भी अफान के साथ आ रही है। वर्षा भी आज 2 दिन बाद सैम के घर नाश्ते पर आने का इरादा रखती थी। वर्षा की ड्यू डेट कभी भी आ सकती थी, इसलिए शहला और सादिया चाहती थीं कि वर्षा के हॉस्पिटल जाने से पहले ही माज और ज़ैनब के रिश्ते का कोई फ़ैसला कर लिया जाए। इस वक्त सैम और मिनहा अपने अपने कमरे में मौजूद थीं, जबकि रहमान विला से कोई भी फ़र्द अभी तक सैम के घर नहीं आया था। मुलाजिम भाग भाग कर नाश्ता तैयार करने में मसरूफ़ थे जब अचानक 2 वाइट कलर की लैंड क्रूज़र सैम के घर के बाहर रुकी थीं और इनमें से अफान के साथ साथ सद्दीकी साहब, आमना बीबी और इनकी 4 बेटियाँ तानिया, ज़ैनब, शानज़े और नूर उतरी थीं। अफान और सद्दीकी साहब गार्ड्स के ज़रिए अपनी गाड़ी से मिठाई और गिफ्ट्स के डब्बे निकलवा कर सैम के घर में भिजवा रहे थे, जबकि आमना बीबी भी इनकी तरफ ही मतवज्जा थीं। नूर और शानज़े तस्वीरें बनाने में मसरूफ़ थीं, जबकि तानिया और ज़ैनब एक साथ खड़ी थीं। अभी सब लोग अपने अपने कामों में ही मसरूफ़ थे जब माज मेहरून रंग के ट्रैक सूट में भागता हुआ इनकी तरफ आया था। माज को देखते सिवाय सद्दीकी साहब के सभी इसकी तरफ मतवज्जा हुए थे।
माज़ भागकर आता सबसे आगे खड़ी ज़ैनब के बिल्कुल सामने खड़ा हुआ, जिस पर ज़ैनब ने इसे देखते अपना सांस रोकते नामहसूस अंदाज में अपने पीछे खड़ी तानिया का हाथ पकड़ा था। जबकि माज़, जिसका भागने की वजह से सांस फूला हुआ था, वो अपने सर से हुडी उतारता, गहरे गहरे सांस लेता, ज़ैनब को यूं नज़रअंदाज करता सैम के घर के अंदर की जानिब बढ़ा, जैसे इसने किसी लड़की को देखा ही ना हो। माज़ की इतनी नज़रअंदाजी जहाँ अफ़ान को हल्की सी खुशी दे गई कि वो वाकई ही ज़ैनब को नहीं पहचानता और ज़ैनब के लिए इतना सीरियस है कि वो किसी दूसरी लड़की को देखना तक गवारा नहीं करता। वहीं ज़ैनब का दिल चूर-चूर कर गई। इसे माज़ की नज़रअंदाज़ी कतई पसंद नहीं आई थी। भले से वो इसे नहीं जानता था, मगर फिर भी ज़ैनब को दुख हुआ था न जाने क्यों। माज़ को अंदर जाता देखकर बाकी सब भी अंदर की जानिब बढ़े थे। लाउंज में दाखिल होते ही इन्हें मुलाज़मा ने दरवाजे पर रिसीव किया था और इन्हें ले जाते लाउंज में बिठाया था, जहाँ पर माज़ पहले से बैठा अपनी बाहों में एक वाइट रशियन बिल्ली पकड़े इसे कुछ खिला रहा था। माज़ ने लाउंज में आते ही अपना मेहरून अपर उतारते सोफ़े की बैक पर रखा था और अब वो बस मेहरून ट्राउज़र के साथ मेहरून ही स्लीवलेस इनर पहने हुआ था। इनर के स्लीवलेस होने की वजह से इसके फूले हुए मसल्स नुमायां थे, जबकि राइट बाजू पर बना शेर की शक्ल का टैटू ज़ैनब का दिल बुरी तरह से धड़का गया था। वो जो अभी थोड़ी देर पहले इस शख्स से दिल ही दिल में बिला वजह नाराज़ हो रही थी, अब इस शख्स के फूले मसल्स और कसरती सीना जिस पर मेहरून इनर चिपका इसे मज़ीद नुमाया कर रहा था, देखकर थूक निगल रही थी। वो अपने ही दिल की कैफियत से अनजान खामोशी से सर झुका गई थी। क्या हो गया है तुम्हें ज़ैनब? तुम क्यों नदीदों की तरह उसे देख रही हो? अच्छे घर की लड़कियां पराए लड़कों को यूं ताड़ती नहीं हैं। ज़ैनब दिल ही दिल में खुद से मुखातिब होती, खुद को डपटती, खुद को माज़ की तरफ देखने से रोकने लगी, जबकि माज़ खामोशी से सबको फरामोश करता अपनी वाइट रशियन बिल्ली, जिसे वो अपने साथ कोलंबिया से लाया था, को खाना खिलाता रहा। वो खुद पर ज़ैनब की नज़रों से अनजान कतई नहीं था, मगर वो इस जैसी नज़र का आदी था। वो ज़ैनब को बाकी ही लड़कियों की तरह समझ रहा था, जो इसके हुस्न को देखती इसे ताड़ती रहती थी, जबकि माज़ को हमेशा ही ऐसी नज़रों से घिन महसूस होती थी। वो बस दिल ही दिल में इन्हें नदीदी का खिताब नवाज दिया करता था और आज भी इसने यही किया था। वो अनजाने में अपनी ही मोहब्बत को नदीदी का खिताब दे चुका था। कल माज़ की बर्थडे थी और सब ने इसकी बर्थडे बहुत अच्छे से मनाई थी। अफ़ान अपने ज़रूरी काम की वजह से इसकी बर्थडे में नहीं आ सका था, जबकि सैम ने जानबूझकर माज़ को सुलगाने के लिए सिद्दीकी साहब की फैमिली को इसकी बर्थडे पर मदऊ नहीं किया था। माज़ लाशऊरी तौर पर यही इंतज़ार करता रहा था कि शायद इसकी मताए जाँ या इसके ससुराल में से कोई इसकी बर्थडे पर आएगा, मगर जब सैम ने किसी भी ऐसे मेहमान को इससे इसके ससुराल का तारुफ करवा कर नहीं मिलवाया था, तो वो समझ चुका था सैम ने इन्हें मदऊ नहीं किया, जिसका बदला वो आज नाश्ते पर इससे लेने का इरादा रखता था। तुम माज़ हो, राइट? डिड यू से समथिंग टू मी? क्या आपने मुझसे कुछ कहा? आई सेड, आर यू माज़? मैंने कहा, तुम माज़ हो? अफ़ान के सवाल पर माज़, जो अपनी बिल्ली में मसरूफ़ था, अपना नाम सुनते फ़ौरन बोला तो अफ़ान ने मुस्कुराते सवाल किया, जिस पर माज़ ने हाँ में सर हिलाया। एंड यू? और आप? आई एम अफ़ान सिद्दीकी, हस्बैंड ऑफ वर्षा। मैं अफ़ान सिद्दीकी हूँ, वर्षा का शौहर। ओ वेल, यूर अज़लान्स फ्रेंड एंड सैम्स फैमिली फ्रेंड, राइट? ओ अच्छा, आप अज़लान के दोस्त और सैम के फैमिली फ्रेंड हैं, राइट? माज़ के सवाल पर अफ़ान मुस्कुराता बोला तो माज़ ने इसका वो तारुफ बताया जो अज़लान और सैम ने इसे बताया था, मगर वो इस बात से अनजान था कि अफ़ान अज़लान और सैम के दोस्त होने के साथ इसका साला भी है। जबकि माज़ के सवाल पर अफ़ान ने मुस्कुराते हाँ में सर हिलाया। बट वाई डिडंट यू कम टू माई बर्थडे पार्टी लास्ट नाइट? डिडंट सैम इन्वाइट यू टू? मगर आप कल रात मेरी बर्थडे पार्टी पर नहीं आए, क्यों? क्या आपको भी सैम ने मदऊ नहीं किया था? नो, आई couldn't come due to a business meeting, but I wish you a happy birthday through Varsha. Didn't she convey my message to you? नहीं, मैं एक बिजनेस मीटिंग की वजह से नहीं आ सका था, मगर मैंने वर्षा के हाथ आपको बर्थडे विश की थी। कि इसने मेरा पैगाम आप तक नहीं पहुंचाया? Yes, yes, sister-in-law had given me your message, but you didn't come yourself. That's why I asked. जी जी, भाभी ने आपका पैगाम दिया था मुझे, पर आप खुद नहीं आए थे, बस इसलिए पूछा। माज़ के सवाल पर अफ़ान परेशानी से बोला तो माज़ ने फ़ौरन जवाब दिया, जबकि माज़ के मुंह से अपनी बीवी के लिए इतने एहतराम से भाभी का लफ्ज़ सुनकर अफ़ान बहुत खुश हुआ। वो इतना भी बुरा नहीं था जितना अफ़ान समझ रहा था। बाय द वे, व्हाट डू यू मीन आई वॉज़न्ट इन्वाइटेड आइदर? डिड सैम इन्वाइट एनीवन एल्स? वैसे मुझे भी मदऊ नहीं किया गया था का मतलब क्या है? क्या किसी और को भी मदऊ नहीं किया था सैम ने? यस, to tease me, Sam did invite my in-laws and my fiancé, and now that my birthday is over, she's invited them for breakfast. She's deliberately teasing me.
हाँ जी, मुझे चिढ़ाने के लिए सैम ने मेरे ससुराल वालों को और मेरी मंगेतर को भी मद्दू नहीं किया था और अब जब मेरी बर्थडे ख़त्म हो गई है, तो इसने इन्हें नाश्ते पर बुला लिया है। जानबूझकर चिढ़ाती है मुझे वो। Yes, she told me that your in-laws would come for breakfast by 10 o'clock, but you are not ready yet. हाँ, उसने बताया था तुम्हारे ससुराल वाले 10 बजे तक आ जाएंगे नाश्ते पर, मगर तुम तो अभी तक तैयार ही नहीं हुए। अफान के सवाल पर माज हल्के गुस्से से बोला तो अफान ने मुस्कुराते हुए इसे जवाब दिया, जिस पर माज ने मुंह बनाया। Bro, after living in Pakistan for 2 days, I have come to know that Pakistanis never come on time. It is surprising that you don't know this even after living in Pakistan. भाई मैं 2 दिन पाकिस्तान में रहकर जान गया हूँ कि पाकिस्तानी कभी भी बताए गए वक्त पर नहीं आते। हैरान कुन बात है आप पाकिस्तान में रहकर भी ये बात नहीं जानते। बट मे बी योर इन लॉज आर पंक्चुअल, पर हो सकता है तुम्हारे ससुराल वाले वक्त के पाबंद हो। इफ़ डैट वर द केस दे वुड हैव अराइव्ड बाय नाउ। अगर ऐसा होता तो वो अब तक आ चुके होते। माज के मुंह बनाकर बोलने पर अफान ने अपनी हंसी दबाते जवाब दिया। तो माज अपने गोल्डन बालों में हाथ फेरता मुंह के मुख्तलिफ डिज़ाइन बनाता बोला, जिस पर सबने अपनी हंसी दबाई। अभी कोई कुछ बोलता कि मुलाजमा लाउंज में दाखिल हुई और सबको जूस देती माज के पास आई। आपका मिल्कशेक ले आऊं? हाँ, यू शेक ड्रिंक। मुलाजमा के सवाल पर माज ने आईब्रो उचकाते हनकारा भरा, जैसे पूछना चाह रहा हो कि कहना क्या चाहती हो, जिस पर मुलाजमा हाथों से इशारा करते अंग्रेजी की टांगे तोड़ती बोली। तो माज ने कहका लगाते हाँ में सर हिलाया। वो समझ चुका था वो इससे प्रोटीन शेक लाने का पूछ रही है, जबकि माज के हाँ में सर हिलाने पर मुलाजमा रूहानसी होती बाहर की जानिब बढ़ी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप अफान भाई? वालेकुम अस्सलाम, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ माशाल्लाह, मेरा बच्चा तो बहुत प्यारा लग रहा है, इस बात पर इनाम तो बनता है। मुलाजमा के जाते ही मिन्हा और सैम लाउंज में दाखिल हुई तो मिन्हा मुस्कुरा कर बोलती अफान के गले लगी, जिस पर अफान भी मुस्कुराता बोला और इसने अपनी जेब से 5,000 का नोट निकालते मिन्हा को पकड़ाया, जबकि पैसे देखते मिन्हा की आंखें चमकी। माज तो बस अफान और मिन्हा को घूर कर रह गया। इसे कतई अच्छा नहीं लगा था कि मिन्हा यूँ अफान से पैसे ले। मिन्हा को जो भी चाहिए वो बस सैम या माज से मांगे, ऐसा माज का मानना था। You have made my poor maid mute, माज मिन्हाज रानी। तुमने बेचारी मेरी मुलाजमा को गूंगा बना दिया है माज मिन्हाज रानी। That's why I say shift my life to my room so that she takes all this responsibility and your servant doesn't not become mute. इसीलिए तो कहता हूँ मेरी मताई जहाँ को मेरे कमरे में शिफ्ट करो ताकि ये सारी जिम्मेदारी वो उठाए और तुम्हारी मुलाजमा गूंगी ना बने। That is you want that poor innocent ज़ैनब to become dumb. यानी कि तुम चाहते हो वो बेचारी मासूम ज़ैनब गूंगी बन जाए। सैम की बात सुनते माज अपने हाथ में पकड़े प्रोटीन शेक की तरफ इशारा करता एक तपा देने वाली मुस्कुराहट चेहरे पर सजाता बोला। तो सैम ने सुलगने की बजाय हैरानगी से सवाल किया तो माज ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। स्टैनली, जिसमें प्रोटीन शेक मौजूद था, का स्ट्रो हौज मुंह में था। वाई वुड आई वॉन्ट दैट? मैं भला ऐसा क्यों चाहूँगा? यस, now how will this innocent poor Zainab understand your British English? She won't be able to speak it, so she'll just become mute like my maid. हाँ, तो अब उस मासूम बेचारी ज़ैनब को कहाँ से तुम्हारी ये ब्रिटिश इंग्लिश समझ में आएगी, और ना वो बोल पाएगी तो गूंगी ही बनेगी ना मेरी मुलाजमा की तरह। You mixed my love with your maid, and what do you mean? Speak clearly. What do you mean that she won't understand my English and she won't be able to speak it either? तुमने मेरी मोहब्बत को अपनी मुलाजमा से मिला दिया और तुम कहना क्या चाहती हो साफ बोलो। क्या मतलब है तुम्हारा कि इसे मेरी अंग्रेज़ी समझ नहीं आएगी और ना ही वो बोल पाएगी? माज के सवाल पर सैम कंधे उचकाती बोली और फिर मज़े से सोफे पर बैठी। तो माज गुस्से से भड़कता बोला, जिस पर सबने इसे हैरानगी से देखा। रहमान विला के तमाम मकीन भी सैम के घर पहुंच चुके थे और सबसे मिलने के बाद मज़े से सोफे पर बैठे सैम और माज की नोकझोंक इंजॉय कर रहे थे, जबकि माज के गुस्से से लाल होते चेहरे को देखकर मिन्हा, सैम और बिया का अब अपनी हंसी दबाना महाल हो रहा था। वर्षा तो अपनी हंसी दबाने के चक्कर में लाल सुर्ख हो रही थी। What can I say? I just want to tell you that Zainab failed in the 5th grade. Now how can someone who hasn't even completed 5 grades understand your English? मैंने क्या कहना है, मैं तो तुम्हें बस इतना बताना चाह रही हूँ कि ज़ैनब 5वीं क्लास में फ़ेल हुई थी। अब जिसने 5 क्लासें भी पूरी ना पढ़ी हो, इसे कहाँ तुम्हारी अंग्रेज़ी समझ में आएगी? You're kidding, right? तुम मजाक कर रही हो ना? Are you and I joking? And I had decided that I would not tell you anything about Zainab because you only have to get married. Who is she? Where is she? And what does she look like? But then I felt sorry for you and I told you this. Now you know and your love. मेरा और तुम्हारा मजाक बनता है?
और मैंने फ़ैसला किया था मैं ज़ैनब के बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताऊँगी, क्योंकि तुम्हें तो सिर्फ़ शादी की पड़ी है। वो कौन है, कहाँ है और वो कैसी दिखती है, मगर फिर भी मुझे तुम पर तरस आ गया और मैंने तुम्हें ये बता दिया। अब तुम जानो और तुम्हारी मोहब्बत जाने। सैम की बात सुनते माज़ ने परेशानी से सवाल किया तो सैम ने भड़कते हुए यूँ जवाब दिया जैसे वो सच बोल रही हो, जबकि सैम की बात सुनते माज़ कुछ खामोश हुआ। Now tell me whether you want to marry Zainab or not, so that I can move further with something. अब बताओ तुम शादी करना चाहते हो ज़ैनब से या नहीं, ताकि मैं कुछ बात आगे बढ़ा सकूं। I have done MBA Sam and Zainab have only studied 5 classes. मैंने MBA किया हुआ है सैम और ज़ैनब ने सिर्फ 5 जमातें पढ़ी हैं। Not 5 but 4. She failed in the 5th grade. 5 नहीं 4, 5वीं जमात में वो फेल हो गई थी। सैम के सवाल पर माज़ परेशानी से बोला तो सैम ने फ़ौरन इसकी तस्दीक की, जिस पर माज़ हल्का सा मुस्कुराया। You know, love has no language, Sam. It's just expressed through gestures. So I don't have a problem with it. You see, I'll make her blush with my gesture language. तुम्हें पता है मोहब्बत की कोई ज़बान नहीं होती सैम, वो तो बस इशारों ही इशारों में हो जाती है, इसलिए मुझे कोई मसला नहीं। तुम देखना मैं अपने इशारों की ज़बान से ही उसे शर्माने पर मजबूर कर दूंगा। Fine, I don't have a problem either. I can talk about marriage. Tell me why you are not ready yet. Fine, मुझे भी कोई मसला नहीं, मैं शादी की बात कर लेती हूँ। तुम मुझे ये बताओ तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए? I was about to get ready when you dropped by. Anyway, which of your guests have arrived? Once the wedding is over, I will teach them to be punctual very well. मैं तैयार होने ही जा रहा था कि तुम यहाँ टपक पड़ी। वैसे भी तुम्हारे कौन से मेहमान पहुंच गए हैं, एक दफ़ा शादी हो ले, वक्त की पाबंदी बहुत अच्छे से सिखाऊंगा इनको मैं। माज़ एक तपा देने वाली मुस्कुराहट चेहरे पर सजाता बोला तो सैम गुस्से से लाल भभूका हुई, यानी कि इस ढीठ इंसान को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। ज़ैनब भले से गूंगी, बहरी, लंगड़ी, लूली, अंधी हो, इसे बस शादी करने से मतलब था। कम अज़ कम सैम ने तो यही सोचा और फिर वो तपे हुए अंदाज में घुर्रा कर बोली, जबकि दिमाग में वो इस ढीठ इंसान के ढीले स्क्रू टाइट करने का प्लान बना चुकी थी। सैम के घुर्राने पर माज़ मुंह बनाता बोला और उठते अपने कमरे की तरफ बढ़ा, जबकि माज़ की पुश गायब होने पर लाउंज में सबका एक जानदार कहका गूंजा, जिसमें सबसे बुलंद कहका सैम का था, जो इस इंसान को तपाने का पूरा मंसूबा बनाती, सबसे एक्सक्यूज़ करती बाहर की जानिब बढ़ी थी। इस वक्त सब लोग सैम के लाउंज में बैठे हल्की फुल्की बातों में मसरूफ़ थे। माज़ की रशियन बिल्ली मिन्हा की गोद में बैठी इसका प्यार बटोर रही थी। वैसे तो माज़ मिन्हा को इस बिल्ली को हाथ भी नहीं लगाने देता था। इसका कहना था कि ये बिल्ली वो ख़ास अपनी मंगेतर ज़ैनब के लिए स्पेशल ख़रीद कर लाया है, जिस पर मिन्हा अपना सा मुँह लेकर रह जाती। माज़ मिन्हा के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाया था, मगर मिन्हा का तो जैसे इस बिल्ली पर ही दिल आ गया था। माज़ ने इसे कहा था वो इसे पाकिस्तान से बिल्ली ले देता है, मगर मिन्हा का तो वही रशियन बिल्ली चाहिए थी जो माज़ स्पेशली अपनी जान के लिए लाया था। इसलिए अब जब भी माज़ पास ना होता, मिन्हा इस बिल्ली को गोद में बिठाती, खूब प्यार करती और इसके साथ खूब सारा खेलती। अभी सब बातों में ही मसरूफ़ थे जब माज़ काले रंग की शलवार कमीज़ में नक्श एक सा तैयार लाउंज में दाखिल हुआ था। माज़ पर काला रंग बहुत जच रहा था। इस पर तज़ाद इसका यूं एशियन लड़कों की तरह शलवार कमीज़ पहनना ज़ैनब का दिल इसके कानों में धड़का गया। माज़ की इतनी खूबसूरती देखते ज़ैनब को लगा वो अगला सांस न ले सकेगी। इसके गाल न चाहते हुए भी शर्म से तपकर लाल अंगारा हुए थे। तानिया ने अपनी बहन की हालत देखते इसे ढेरों दुआओं से नवाजा था, जबकि बाकी सब माज़ की तारीफ़ करते ज़ैनब की हालत नोट ना कर सके। Your guests haven't arrived yet. तुम्हारे मेहमान तो अभी तक नहीं पहुंचे। I have spoken to them. Impatient person, they will be arriving in 5 minutes. बेसब्रे इंसान, मेरी इनसे बात हो गई है, वो 5 मिनट में पहुंच रहे हैं। माज़ की बात सुनते सैम फ़ौरन बोली तो सबने हैरानगी से सैम को देखा। ज़ैनब भी अपनी शर्म व हया भूलती सैम को परेशानी से देखने लगी। तभी नुसरत लाउंज में दाखिल हुई। मैम, आपके मेहमान आ गए हैं, क्या मैं इन्हें अंदर ले आऊँ? हाँ, तुम इन्हें अंदर ले आओ। दे हैव अराइव्ड, वो पहुंच गए हैं। नुसरत की बात सुनते सैम फ़ौरन बोली तो नुसरत हाँ में सर हिलाती बाहर की जानी बढ़ी, जबकि सैम माज़ को देखते बोली तो माज़ हल्का सा मुस्कुराते मिन्हा को घूरता इसकी गोद से बिल्ली उठा गया, जिस पर मिन्हा ने मुंह बनाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आए आए, अंदर आए। ठीक 5 मिनट बाद एक अधेड़ उम्र का शख्स लाउंज में दाखिल होता बोला तो सैम ने मुस्कुराते जवाब दिया, जिस पर वो शख्स मुस्कुराता हुआ अंदर की जानी बढ़ा और सबसे मिलने लगा। इस शख्स के साथ एक अधेड़ उम्र की औरत, एक नौजवान लड़का और 4 नौजवान लड़कियां थीं। सद्दीकी साहिब, इससे मिले, ये माज़ है जिसका मैंने आपको बताया था, और माज़ ये सद्दीकी साहिब और इनकी अहलिया आमना सद्दीकी हैं।
सैम के तारुफ करवाने पर माज ने आगे बढ़ते इन दोनों से प्यार लिया, जबकि बाकी सब तो बस सैम को देखते रह गए, जो कभी भी कहीं भी कुछ भी कर सकती थी। बस सैम का मीटर शॉर्ट होना चाहिए। वो अर्जेंट बेसिस पर ठीक सिद्दीकी साहिब की तरह की एक फैमिली भी तैयार कर चुकी थी और अब बड़े मज़े और खुश दिली से माज को इनसे मिलवा रही थी। सबके चेहरे पर परेशानी देखते सैम ने सबको घूर कर देखा, जिस पर सब लोग अपनी हंसी दबाने लगे। माशाल्लाह, मेरा दामाद तो बहुत खूबसूरत है। मेरे ख्याल से हमें नाश्ता कर लेना चाहिए, बाकी की बातें बाद में करेंगे। बिया, मिन्हा, माज को लेकर टेबल पर चलो, हम सब आ रहे हैं। जी सरदारनी। चलो मिन्हा। नकली आमना बीबी की बात सुनते सब लोग मुस्कुराने लगे। माज को समझ तो कुछ ना आया, मगर वो बस खामोशी से मुस्कुरा दिया। फिर सैम फौरन बोली तो सबने हाँ में सर हिलाया। इससे पहले कोई अपनी जगह से उठता सैम बिया और मिन्हा को देखती बोली तो बिया अपनी हंसी दबाती बोली, और फिर वो दोनों माज को लेती डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ी, जबकि बाकी सब खामोशी से सैम को देखने लगे, जो माज की गायब होती पुश्त देखकर फौरन मुड़ी। दरअसल मैं देखना चाहती हूँ उस शख्स में कितनी बर्दाश्त है, इसलिए मैं एक नकली सिद्दीकी साहिब की फैमिली तैयार की है। आपकी फैमिली के बारे में वो बस इतना जानता है कि आपके 5 बच्चे हैं, आपका नाम सिद्दीकी है और आपकी दूसरी नंबर वाली बेटी का नाम ज़ैनब है, इसलिए मैंने इन्हें आपकी फैमिली की तरह बनाया है। असल में इनका नाम मेराज खालिद है। ये मेरे एक जानने वाले हैं। इनकी फैमिली बिल्कुल आपकी जैसी थी, इसलिए मैंने इन्हें यहाँ बुला लिया ताकि माज के ढीले स्क्रू टाइट कर सकूं। जैसा तुम्हें ठीक लगे, बस मेरे दामाद को ज़्यादा परेशान न करना। सैम आमना बीबी और सिद्दीकी साहिब को देखते बोली और इनका तारुफ करवाया तो आमना बीबी ने मुस्कुराते जवाब दिया, जिस पर सब लोग हंसते बाहर की जानिब बढ़े, जबकि सबको बाहर जाते देखकर अजलान ने सैम का बाजू पकड़ते इसे रोका। तुमने इनसे कहा कि वो अफान की फैमिली का रोल करें और वो मान गए। नामुमकिन। बदले में तुमने क्या दिया है? वो एक मिडिल क्लास फैमिली है, इसलिए मैंने इन्हें एक अच्छा नाश्ता और थोड़े पैसे दिए हैं। मगर सैम, जो लड़की ज़ैनब का किरदार प्ले कर रही है, इस लड़की के दिल पर क्या गुजरेगी? तुम्हें नहीं लगता ये खुदगर्जी है? अजलान और सैम को रुकते देखकर अफान, वर्षा, साहिल और साद भी खड़े हुए, तो अजलान ने फ़ौरन सवाल किया, जिस पर सैम ने मुस्कुराते जवाब दिया, तो वर्षा ने परेशानी से सवाल किया, जिस पर सैम ने गहरा सांस लिया। वो लड़की पहले से शादीशुदा है और अपने घर बहुत खुश है। मैंने ही उसका रिश्ता करवाया था और उसके शौहर को यह सब बताकर ही कर रही हूँ। दरअसल अल्लाह ने इस बेचारी को काला रंग दिया था। इसमें इसका कोई कसूर नहीं था, मगर इसका रिश्ता कहीं पर भी नहीं होता था, इसलिए मैंने मेरे ऑफिस में काम करने वाले एक लड़के से इसका रिश्ता करवाया था और अब वो दोनों एक साथ बहुत खुश हैं। तुम इसकी फिक्र मत करो, अफान के बहनोई की हालत का मज़ा लो बस। सैम की बात सुनते सबको कुछ तसल्ली हुई। फिर सब लोग मुस्कुराते डाइनिंग टेबल पर आए और सब ने एक साथ मुस्कुराते हुए नाश्ता किया। सैम ने सिर्फ नकली सिद्दीकी साहिब और नकली आमना बीबी का तारुफ करवाया था, जबकि नकली ज़ैनब कौन थी इन 4 बहनों में पहचानना मुश्किल था। वो चारों ही तकरीबन एक जैसी थी। फिर नाश्ता करने के बाद मौसम अच्छा होने की वजह से सब बड़े लॉन में चले गए ताकि चाय नोश फरमा सके, जबकि सब बच्चों की चाय लाउंज में ही इनको दे दी गई। अफान और उसकी बहनें भी ज़ैनब समेत लाउंज में थीं। वाहिद नकली अफान था जो काम का बहाना करता यहाँ से जा चुका था। माज, मीट हर, दिस इज़ ज़ैनब सिद्दीकी, योर फ्यूचर वाइफ। माज, इससे मिलो, ये ज़ैनब सिद्दीकी है, तुम्हारी होने वाली बीवी। चाय पीने के बाद सैम मुस्कुराती माज को देखती हाथ से नकली ज़ैनब की तरफ इशारा करती बोली, तो नकली ज़ैनब ने हल्का सा मुस्कुराते और शर्माते अपना सर झुकाया, जबकि माज तो कुछ बोलने के काबिल ही ना रहा। अपनी बचपन की मंगेतर को देखते माज को तो जैसे अपनी दुनिया घूमती महसूस हुई। सामने बैठी वो लड़की जो बकौल सैम के ज़ैनब सिद्दीकी थी, माज की बचपन की मंगेतर, वो माज से जिसामत में डबल थी। माज तो दूध की तरह सफ़ेद था, जबकि वो लड़की सांवली भी नहीं, काली थी। माज का कद 6 फुट 3 इंच था, जबकि सामने बैठी लड़की 5 फुट से ज़्यादा न थी। अपना और अपनी बताई गई मंगेतर का मुआवजा करते माज का दिल किया वो अभी और इसी वक्त वापस कोलंबिया चला जाए, क्योंकि इसने जब ज़ैनब को इसकी पैदाइश पर देखा था तो ज़ैनब का रंग दूधिया सफ़ेद था, जिसमें हल्की हल्की सी लाली घुली थी। वो बच्ची इंतहाई खूबसूरत थी। फिर अचानक ही माज के दिल से पुकार आई कि वो जैसी भी है इसकी है, बचपन से इसके नाम से मंसूब है। वो ऐन वक्त पर इसे यूं छोड़ नहीं सकता। वैसे भी वो हमेशा से यही सोचता आया था, वो जैसी भी होगी इसकी होगी। तो अब अगर अल्लाह ने उसे ऐसा बनाया है तो इसमें इसका क्या कसूर। यही सब सोचते माज, जो कब से परेशानी के आलम में बुत बना बैठा था, अपनी हर मनफी सोच को झटकता हल्का सा मुस्कुराया।
जबकि बाकी सब पहले तो इसे परेशानी में किसी सोच में गुम देखते यही समझे थे कि वो इस रिश्ते से इनकार कर देगा, मगर इसे मुस्कुराते देखकर सब एक दूसरे को हैरानगी परेशानी के आलम में देखने लगे। माज को अपनी तरफ मुस्कुराकर देखते और फिर हाँ में सर हिलाते सैम ने अपना आईब्रो झुकाते इसे दाद दी, यानी कि वो वाकई अपनी बात का पक्का था। ज़ैनब कौन है, कहाँ है, कैसी दिखती है, इसे वाकई ही इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता था। आर यू जस्ट गोइंग टू कीप स्माइलिंग एंड से नथिंग? क्या तुम बस मुस्कुराते रहोगे, कहोगे कुछ नहीं? अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वो तुम्हें सलाम कर रहा है और पूछ रहा है कि तुम कैसी हो। सैम के सवाल पर माज मुस्कुराता नकली ज़ैनब को देखता बोला तो इसने सैम को देखा, जैसे पूछना चाह रही हो कि इसने क्या बोला, जिस पर सैम ने नकली ज़ैनब की एक्टिंग पर इसे इशारे से दाद देते जवाब दिया। सैम अच्छे से जानती थी कि इस नकली ज़ैनब ने भी ग्रेजुएशन कर रखी है, जिसका मतलब साफ है कि वो अच्छे से इंग्लिश समझ सकती और बोल सकती है। सैम की बात सुनते नकली ज़ैनब ने मुस्कुराते माज को देखा। वालेकुम अस्सलाम, मैं तो ठीक हाँ, तुसी कैसे हो? शी इज़ सेइंग आई एम फाइन, हाउ आर यू? वो कह रही है मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसे हो? नकली ज़ैनब को पंजाबी और उर्दू मिक्स करके बोलते और दोनों ज़बानों की अच्छी तरह से टांग तोड़ते देखकर सबसे अपनी हंसी दबाना महाल हुआ। वर्षा, तानिया और ज़ैनब ने तो बाकायदा अपना सर झुकाते अपनी हंसी को माज से छुपाया था, जबकि सैम की बात सुनने से पहले ही माज किसी सदमे में जा चुका था। वो सदमा ये नहीं था कि इसकी मंगेतर को वाकई इसकी ज़बान नहीं आती, बल्कि वो तो नकली ज़ैनब की ठेठ पंजाबी एक्सेंट पर गूंग हुआ था। जबकि माज की दूधिया सफ़ेद रंगत को मज़ीद सफ़ेद पड़ते देखकर पास बैठे साद ने इसका बाजू हिलाया। सिस्टर इन लॉ हैज़ आस्क्ड यू अ क्वेश्चन, वॉन्ट यू आंसर? भाभी ने आपसे सवाल किया, क्या आप जवाब नहीं देंगे? यस, आई एम कम्प्लीटली फ़ाइन। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। साद के बाजू हिलाने पर माज को कुछ होश आया तो इसने साद को देखा, जिस पर साद ने परेशानी से सवाल किया तो माज हाँ में सर हिलाता बोला और फिर नकली ज़ैनब पर एक भी गलत निगाह डाले बगैर उठता बाहर की जानिब बढ़ा तो सैम ने अपना आईब्रो झुकाया। सैम, तुमने बेचारे मेरे बहनोई के साथ बहुत बुरा किया। बज्जो, मेरा क्या कसूर? इसे ही शौक था ज़ैनब को बिना देखे, बिना सुने, बिना जाने शादी करने का। अब करे शादी इस ज़ैनब से, अब क्यों मुंह मोड़कर चला गया है? चेक करो कहीं वो वापस कोलंबिया की टिकट तो नहीं करवा रहा। तानिया की बात सुनते सैम कंधे उचकाती मासूमियत के रिकॉर्ड तोड़ती बोली तो साहिल ने मुस्कुराते सवाल किया, जिस पर सबने कहका लगाया। अभी कोई कुछ बोलता जब माज अपने हाथ में अपनी रशियन बिल्ली, जो वो स्पेशल अपनी मंगेतर के लिए लाया था, पकड़ते एक बार फिर लाउंज में दाखिल हुआ। कुड यू प्लीज़ ट्रांसलेट व्हाट आई सेड? क्या तुम प्लीज़ मेरी बातों का तर्जुमा करके बताओगी? माज के सवाल पर सैम ने हाँ में सर हिलाया तो माज आगे बढ़ता इस बिल्ली को नकली ज़ैनब की गोद में रख गया। I saw you for the first time on the day you were born, and that day I fell in love with you. I was 7 years old at that time, and for the first time in my 7-year life, I insisted my father for coming to Pakistan so that I could see you face to face and hold you in my arms with love. माँ ज़ैनब को देखते मुस्कुराते अपनी बात मुकम्मल करते सैम को देखने लगा, जिस पर सैम ने गहरा सांस लेते मुंह पर जानबूझकर बिजारियत सजाई और फिर बोलना शुरू किया। मैंने पहली दफ़ा तुम्हें तुम्हारी पैदाइश वाले दिन देखा था और उसी दिन तुम पर अपना दिल हार गया। मैं उस वक्त 7 साल का था और अपनी 7 साला ज़िंदगी में मैंने पहली बार बाबा से पाकिस्तान आने की ज़िद की थी, सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हें सामने से देख सकूं और तुम्हें प्यार से गोद में उठा सकूं। सैम अपनी बात मुकम्मल करती माज को देखने लगी, जिस पर माज मुस्कुराते दोबारा बोलना शुरू हुआ। I was very stubborn from the beginning. I used to get everything I wanted by being stubborn. Baba had forbidden me for coming to Pakistan, and I started insisted on my mother to send me to Pakistan. In those days, Baba's life was in danger, and that is why Baba had forbidden me for coming to Pakistan. But when I did not change my stubbornness, my mother slapped me in anger. For the first and last time in my entire life, I was slapped by my mother, that too only for you. अपनी बात पूरी करते माज ने एक बार फिर सैम को देखा, जिस पर सैम ने फिर से बोलना शुरू किया। मैं शुरू से ही बहुत ज़िद्दी था, अपनी हर बात ज़िद करके मनवा लेता था। बाबा ने मुझे पाकिस्तान आने से मना कर दिया था और मैंने अपनी माँ से ज़िद करना शुरू कर दी कि वो मुझे पाकिस्तान भेजे। इन दोनों बाबा की जान को ख़तरा था और इसीलिए बाबा ने मुझे पाकिस्तान आने से मना किया था। मगर जब मैं अपनी ज़िद से नहीं हटा तो मेरी माँ ने गुस्से से मुझे थप्पड़ मारा। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में पहली और आखिरी बार अपनी माँ से थप्पड़ खाया था, वो भी बस तुम्हारे लिए। सैम अपनी बात करती दोबारा से माज के बोलने का इंतज़ार करती इसे देखने लगी, जिस पर माज हल्का सा मुस्कुराया, मगर अब की बार इसकी आंखों में हल्की सी नमी थी, जिस पर सैम कुछ हैरान हुई।
After getting slapped by my mother, I got angry with my father. So, to convince me, my father asked your grandfather to marry you, and your grandfather happily agreed to the relationship. When my father told me this, I was very happy, but I didn't know that after getting you, I would lose everything. माज के खामोश होने पर सैम ने फिर से बोलना शुरू किया। अपनी माँ से थप्पड़ खाने के बाद मैं बाबा से नाराज़ हो गया, जिस पर बाबा ने मुझे मनाने के लिए तुम्हारे दादा से तुम्हारा रिश्ता मांग लिया और तुम्हारे दादा ने खुशी खुशी इस रिश्ते को हाँ कर दी। बाबा ने ये बात जब मुझे बताई तो मैं बहुत खुश हुआ, मगर मुझे नहीं पता था तुम्हें हासिल करने के बाद मैं अपना सब कुछ हार जाऊंगा। सैम के खामोश होने पर माज ने गहरा सांस लेते अपना सर ऊपर छत की तरफ उठाया। ये सबसे अपने आंसू छुपाने की एक छोटी सी कोशिश थी जो फेल हो गई थी, क्योंकि सभी इसे अपने आंसू छुपाते देख चुके थे। The day Baba told me that from today you are my fiancée, my happiness had no place to be. But with that, Baba had made me promise that I would not meet you until I turned 25. And I had happily made this promise to Baba. He knew very well how committed I was to my promises. After making the promise to Baba, I went to share this happiness with my mother. When I came to know that my mother has blood cancer and she does not have much time, I stood at the door of my mother's room and listened to everything my mother and the doctor said. I cried a lot that day. I hid in the storeroom and cried for how long? I have not been able to calculate it till today. मास के एक बार फिर खामोश होने पर सैम ने फौरन तर्जुमा किया। जिस दिन बाबा ने मुझे बताया कि आज से तुम मेरी मंगेतर हो, मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना था, मगर इसके साथ बाबा ने मुझसे वादा लिया था जब तक मैं 25 साल का न हो जाऊं तब तक मैं तुमसे ना मिलूं, और मैंने खुशी खुशी बाबा से ये वादा कर लिया था। वो अच्छे से जानते थे कि मैं अपने वादों का कितना पक्का हूँ। बाबा से वादा करने के बाद मैं अपनी इस खुशी को अपनी माँ से शेयर करने गया था। जब मुझे पता चला था कि मेरी माँ को ब्लड कैंसर है और उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मैंने अपनी माँ के कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर अपनी माँ और डॉक्टर की सारी बातें सुन ली थी। मैं उस दिन बहुत रोया था। मैं स्टोर रूम में छुपकर कितनी देर रोता रहा, आज तक मैं हिसाब न लगा सका। सैम के खामोश होने पर माज ने फिर से बोलना शुरू किया। माई मदर यूज टू एक्सप्लेन टू मी अबाउट बाबाज बिजनेस एंड एट द सेम टाइम शी यूज टू से दैट इफ शी इज नॉट विद मी दैट आई हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग माई सेल्फ. At first, I used to angry at all these things my mother said. But when I understood the depth of what my mother said, I started learning business along with my studies at the age of 7. I have not yet been able to get rid of the tension of my mother's illness. When I came to know that Baba had left me alone in this world, when Baba had told me about your relationship with me, 2 days later, Baba and Minha's mother had passed away in a car accident. मास की खामोशी पर सैम ने फिर से तर्जुमा किया। मेरी माँ मुझे बाबा का बिजनेस समझाती थी और साथ साथ ये भी कहती थी कि अगर वो मेरे पास नहीं होंगी तो मुझे खुद ही सब कुछ संभालना है। पहले तो मैं अपनी माँ की इन सब बातों पर चिढ़ जाता था, मगर जब मुझे मेरी माँ की बातों की गहराई समझ में आई तो मैं 7 साल की उम्र में ही अपनी पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस भी सीखने लगा। अभी मैं अपनी माँ की बीमारी की टेंशन से निजात ना हासिल कर सका था जब मुझे पता चला कि बाबा मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए हैं। जब बाबा ने मुझे तुम्हारे और मेरे रिश्ते का बताया था, उसके 2 दिन बाद ही बाबा और मिन्हा की माँ एक कार एक्सीडेंट में इस दुनिया से चले गए थे। सैम के तर्जुमा करने पर मास ने एक गहरा सांस लेते फिर से बोलना शुरू किया। Perhaps I will be the first unfortunate child in this world who could not even see his father for the last time. After Baba's death, Baba's lawyer Harun Lashari sent us a letter containing Baba's will. According to Baba's will, half of his business was in my name and the other half in Minha's name. Until Minha turned 18, Minha's share of the business was to be looked after by his sister-like partner Sam. I had no objection to Baba's will, but Baba had wronged me. He had given Minha's custody to Sam before he died. In that will, it was clearly written that I would never go to Pakistan before I turned 25, nor would I meet my sister and fiancé. Baba's will had taken away my sister from me, and even without meeting her, I would cherish her many precious moments with great passion. Baba had broken me from the inside out. Now the only purpose of my life was to take care of Baba's business, take care of my mother and pray that I would soon turn to 25. माज की बात सुनते सैम फिर से बोलना शुरू हुई।
शायद मैं इस दुनिया का वो पहला बदनसीब बच्चा हूँगा जो अपने बाप को आखिरी बार भी ना देख सका। बाबा की मौत के बाद बाबा के वकील हारून लशारी ने हमें एक खत भेजा जिसमें बाबा की वसीयत थी। बाबा की वसीयत के मुताबिक इनके बिजनेस का आधा हिस्सा मेरे नाम और आधा मिन्हा के नाम था, और जब तक मिन्हा 18 की ना हो जाती मिन्हा के हिस्से का बिजनेस उनकी बहन जैसी पार्टनर सैम देखने वाली थी। मुझे बाबा की वसीयत पर कोई एतराज़ नहीं था, मगर बाबा ने मेरे साथ एक ज़्यादती की थी। वो मरने से पहले ही मिन्हा की कस्टडी सैम को दे चुके थे, और इस वसीयत में साफ लिखा था कि मैं अपने वादे के मुताबिक 25 के होने से पहले ना कभी पाकिस्तान जाऊंगा और ना कभी अपनी बहन और मंगेतर को मिलूंगा। बाबा की वसीयत ने मुझसे मेरी वो बहन छीन ली थी जिसको मिले बगैर भी मैं उसके बहुत से नाज नखरे बहुत शौक से उठाता था। बाबा ने मुझे अंदर से तोड़ कर रख दिया था। अब मेरी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ बाबा का बिजनेस संभालना, अपनी माँ का ख्याल रखना और जल्द अपने 25 साल का होने की दुआ करना रह गया था। सैम की खामोशी पर माज ने एक गहरा सांस लिया, जबकि बाकी सब तो बस इसे दम साधे सुन रहे थे। Then my life started going like this. I started taking care of my mother, my studies and Baba's business. Then I once called Baba's lawyer Haroon Lashari and requested him to send me pictures of my fiancé and my sister from time to time without my permission. And even there Baba had abused me. Baba's lawyer Haroon Lashari told me that he would send me pictures of my sister from time to time on my request, but Baba has strictly forbidden him that he will not let me meet or see my fiancé until I turn 25 and come to Pakistan. Yes, when I come to Pakistan, help me reach Sam so that Sam can give me my fiancé. But before that, I can never see my fiancé. I silently agreed to this, and after that, Baba's lawyer Haroon Lashari sends me picture of my sister 2 to 3 times a week, which I eagerly get framed and decorate on the walls of my palace. But despite my many prayers, that never showed me even a glimpse of you, and I couldn't break my promise and come to Pakistan. So I haven't seen you till today. मास की खामोशी पर सैम ने फिर तर्जुमा किया, जबकि अब बाकी सबकी आंखों में भी आंसू चमकने लगे थे। फिर यूं ही मेरी ज़िंदगी गुजरने लगी। मैं अपनी माँ का, अपनी पढ़ाई का और बाबा के बिज़नेस का ख्याल रखने लगा। फिर मैंने एक दफ़ा बाबा के वकील हारून लशारी को फ़ोन किया और उनसे दरख्वास्त की कि वो मुझे मेरी मंगेतर और मेरी बहन की तस्वीरें वक्तन फ़वक्तन मेरे कहे बगैर भेजते रहा करें, और वहाँ भी बाबा मेरे साथ ज़्यादती कर चुके थे। बाबा के वकील हारून लशारी ने मुझसे कहा कि वो मेरी दरख्वास्त पर वक्तन फ़वक्तन मेरी बहन की तस्वीरें तो मुझे भेज दिया करेंगे, मगर बाबा ने उन्हें सख्ती से मना किया है कि जब तक मैं 25 का होकर पाकिस्तान नहीं आ जाता तब तक वो मुझे मेरी मंगेतर से ना मिलने देंगे और ना ही इसे देखने देंगे। हाँ, जब मैं पाकिस्तान आ जाऊं तो मुझे सैम तक पहुंचने में मदद करें ताकि सैम मुझे मेरी मंगेतर दे सके, मगर उससे पहले मैं कभी भी अपनी मंगेतर को नहीं देख सकता। मैंने खामोशी से ये बात भी मान ली, और उसके बाद बाबा के वकील हारून लशारी आज तक मुझे हफ्ते में 2 से 3 बार मेरी बहन की तस्वीरें भेजते हैं, जिन्हें मैं बहुत शौक से फ्रेम करवा कर अपने कसर की दीवारों पर सजाता हूँ। मगर इन्होंने मेरे लाख मिन्नत करने पर भी मुझे कभी तुम्हारी एक झलक भी नहीं दिखाई, और वादा तोड़कर मैं पाकिस्तान आ नहीं सकता था, इसलिए मैंने आज तक तुम्हें नहीं देखा। सैम की बात ख़त्म होने पर माज ने एक नज़र सबको देखा और फिर से बोलना शुरू किया। शायद आज वो अपनी सारी ज़िंदगी इन्हें सुना देना चाहता था। I, who was the most stubborn child of my parents, who had only once in my life been slapped by my mother, for the love I had for her when I was 7 years old, was slapped by my life so much that I fell face down on the ground, and there was no one of my own to pick me up and support me, so that I could walk again. After my father's death, I was living for my sister, my mother, my love, and then one day, the woman whom I loved more than myself left me on the brink of this world. My mother left me alone, and as she left, my life was also taken away from me, leaving behind only a lifeless body that was counting its breaths. I was 15 years old when my mother left me alone in this world. The doctor said that my mother would only live for a year. But I prayed a lot for my mother in the Tahajjud prayer, crying and praying, due to which my mother survived for 8 years despite suffering from a disease like blood cancer. But then perhaps my prayers stopped reaching the thorn and my mother stopped breathing. मास की बात सुनते सैम ने जब से अपनी आंखें बंद की,
जबकि माज अपनी माँ की मौत का बताते अपने मुंह पर हाथ रखता फूट फूट कर रो दिया। मगर फिर सैम को खामोश देखते माज ने अपने आंसू साफ करते सैम को देखा तो सैम ने नजरें झुकाते फिर से तर्जुमा करना शुरू किया। मैं जो अपने माँ बाप का सबसे ज़िद्दी बच्चा था, जिसने अपनी ज़िंदगी में बस एक दफ़ा अपनी 7 साल की उम्र में की गई मोहब्बत के पीछे अपनी माँ से थप्पड़ खाया था। मुझे मेरी ज़िंदगी ने ऐसा थप्पड़ मारा कि मैं मुँह के बल ज़मीन पर जा गिरा और वहाँ मेरा कोई अपना भी ना था जो मुझे उठाकर सहारा दे और मैं फिर से चल सकूँ। बाबा की मौत के बाद मैं जी रहा था अपनी बहन, अपनी माँ, अपनी मोहब्बत के लिए और फिर एक दिन वो औरत जिसे मैं खुद से भी ज़्यादा प्यार करता था, मुझे दुनिया की ठोकरों पर छोड़कर चली गई। मेरी माँ मुझे अकेला कर गई और जाते-जाते मुझसे मेरी ज़िंदगी भी छीन गई और पीछे बस एक बेजान सा जिस्म रह गया, जो अपनी सांसें गिन-गिन कर पूरी कर रहा था। मैं 15 साल का था जब मेरी माँ मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़ गई थी। डॉक्टर का कहना था मेरी माँ सिर्फ 1 साल निकालेगी, मगर मैंने तहज्जुद की नमाज में रो-रो कर अपनी माँ के लिए बहुत दुआएँ की, जिसकी वजह से मेरी माँ 8 साल ब्लड कैंसर जैसी बीमारी में मुब्तला रहकर भी ज़िंदा रही। मगर फिर शायद मेरी दुआएँ अर्श तक जाना बंद हो गईं और मेरी माँ ने सांसें लेना बंद कर दिया। सैम के नम आंखों से तर्जुमा करने पर माज ने अपनी आंखें साफ की और फिर नकली ज़ैनब की गोद में रखी रशियन बिल्ली को अपनी बाजू में भर गया और इसके बालों को हल्का-हल्का सहलाता फिर बोलने लगा। After my mother's death, I was left alone in a big country like Colombia. My father's relatives did not know me, while my mother's relative also stopped asking about me after my mother's death. I did not ask whether I was alive or not, whether I was eating or drinking or not. I did not do anything wrong. They made it a taboo for me to ask anything. I was left alone in a crowded world. I thought many times of committing suicide, but then I was afraid of the punishment I would receive in return for suicide. I thought many times of breaking my promise and run away to Pakistan to my sister and love, hiding in my sister's shawl and putting my head in the lap of my love and telling her that I am tired of this life now. Now do as you wish with me, just take care of me and keep me with you. Thinking all this, I even booked tickets to Pakistan once. But then my mind told me that even if you go to these two, they will not recognize you at all. They will push you away from themselves and reject you, and then your breathing will also stop. My heart said at that moment, go to Sam. Maybe she knows you and can make everything right for you. But then my mind said, what will you do if Sam rejects you too? I was afraid of that rejecter, and I, who was sitting at the airport waiting for the flight, tore up my tickets in fear and ran back to my palace. माज अपनी बिल्ली के बाल से हिलाते मतवाजन लहजे में बोलता खामोश हुआ और फिर इसने सैम को देखा तो सैम ने फिर से तर्जुमा किया। मेरी माँ की मौत के बाद मैं कोलंबिया जैसे बड़े मुल्क में अकेला रह गया। मेरे बाप के रिश्तेदार तो मुझे नहीं जानते थे, जबकि मेरी माँ के रिश्तेदारों ने भी मेरी माँ की मौत के बाद मेरी खबर लेना छोड़ दी। मैं ज़िंदा हूँ या नहीं, खा पी रहा हूँ या नहीं, किसी गलत काम में तो नहीं पड़ गया। कुछ भी पूछना उन्होंने जैसे खुद पर हराम कर लिया। मैं भरी दुनिया में अकेला रह गया। मैंने बहुत बार सोचा खुदकुशी कर लूं, मगर फिर मुझे खुदकुशी के बदले में मिले अजाब से डर लगता था। बहुत बार सोचा अपना वादा तोड़कर पाकिस्तान अपनी बहन और मोहब्बत के पास भाग जाऊं, अपनी बहन के दुपट्टे में छुप जाऊं और अपनी मोहब्बत की गोद में सर रखकर इसे बोलूं कि अब मैं थक गया हूँ इस ज़िंदगी से। अब तुम्हारी मर्ज़ी, मुझे जैसे मर्ज़ी रखो, बस अपने पास संभाल कर रखो। और ये सब सोचते मैंने एक बार पाकिस्तान की टिकट्स भी बुक करवाईं। मगर फिर मेरे दिमाग ने मुझे कहा कि माज़, अगर तुम इन दोनों के पास जाओगे भी तो वो दोनों तो तुम्हें पहचानेंगी ही नहीं। वो दोनों तुम्हें खुद से दूर कर देंगी, तुम्हें धुतकार देंगी और फिर जो तुम्हारी ये सांसें चल रही हैं वो भी बंद हो जाएंगी। दिल ने उसी वक्त कहा सैम के पास चले जाओ, शायद वो तुम्हें जानती हो और तुम्हारे लिए सब ठीक कर दे। मगर फिर दिमाग बोलता कि अगर सैम ने भी धुतकार दिया तो तुम क्या करोगे। बस इसी धुतकार के डर से मैं जो एयरपोर्ट पर बैठा अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार कर रहा था, डर कर अपनी टिकट्स फाड़ता वहाँ से वापस अपने कसर भाग गया। सैम के खामोश होने पर माज अब की बार मिन्हा की तरफ बढ़ा तो मिन्हा परेशानी से इसे देखने लगी। यू आस्क मी एवरी टाइम व्हाई डोंट आई गिव यू दिस कैट। तुम हर बार मुझसे पूछती हो ना कि मैं अपनी बिल्ली तुम्हें क्यों नहीं देता। माज के सवाल पर मिन्हा ने रोते हुए हाँ में सर हिलाया। So listen, this cat is the only companion of my life who has brought me out of the trauma of my mother's death. It is the companion of all my sorrows, pain, losses, gains, joys, and angers. It has made me cry on lonely nights and made me quiet. It has
spent every birthday of my 10 years with me. It knows all my secrets and it is the only companion who always bring me peace. That is why I am not giving it to you, because if I give it to you, you will take it and go far away from me to your in-laws, while I do not want to lose it at any cost. That is why I am giving it to my fiancé so that it will always be with me. It was very small when I found it injured. Seeing its condition, I felt like I was seeing myself in a different form. I took it home, bandaged it, and took great care of it. When it was completely healed, it has taken great care of me since then. You will say I will bring you 10 such cats, and if you say I will give it to you too, but then you must take great care of it. This is a very precious asset of my life that I am giving to you. तो सुनो, ये बिल्ली मेरी ज़िंदगी की वो अकेली साथी है जिसने मुझे मेरी माँ के मौत के ट्रॉमा से बाहर निकाला है। ये मेरे हर दुख, हर दर्द, हर नुकसान, हर फ़ायदे, हर खुशी और हर गुस्से की साथी है। इसने मुझे अकेली रातों में रोते देखकर चुप करवाया है। इसने मेरे साथ मेरे 10 साल की हर बर्थडे मेरे साथ गुजारे हैं। ये मेरे हर राज से वाकिफ़ है और ये वो वाहिद मेरी साथी है जो मुझे हमेशा सुकून पहुँचाती है। इसीलिए मैं इसे तुम्हें नहीं दे रहा, क्योंकि अगर मैं इसे तुम्हें दूँगा तो तुम इसे लेकर मुझसे दूर अपने ससुराल चली जाओगी, जबकि मैं इसे किसी कीमत पर खोना नहीं चाहता। इसीलिए मैं इसे अपनी मंगेतर को दे रहा हूँ ताकि ये हमेशा मेरे साथ रहे। ये बहुत छोटी थी जब ये मुझे ज़ख्मी हालत में मिली थी। इसकी हालत देखकर मुझे लगा मैं अपने आप को किसी दूसरे रूप में देख रहा हूँ। मैं इसे लेकर घर चला गया, इसकी मरहम पट्टी की और इसका बहुत ख्याल रखा, और जब ये बिल्कुल ठीक हो गई तो उसके बाद से आज तक इसने मेरा बहुत ख्याल रखा। तुम कहोगी तो मैं तुम्हें ऐसी 10 बिल्लियाँ ला दूँगा, और अगर कहोगी तो ये भी तुम्हें दे दूँगा, मगर फिर तुम इसका बहुत ख्याल रखना। ये मेरी ज़िंदगी का बहुत कीमती असासा है जिसे मैं तुम्हें दे रहा हूँ। माज़ अपनी बात मुकम्मल करता इस बिल्ली को रोती हुई मिन्हा की गोद में रख गया, जिस पर मिन्हा के रोने में शिद्दत आई। तो माज़ ने मिन्हा के पास बैठते इसे अपने सीने से लगाया। ओ क्रेजी गर्ल, स्टॉप क्राइंग। आई डिडंट मीन टू मेक यू ऑल क्राई। आई एम रियली सॉरी। ओहो पागल लड़की, रोना बंद करो। मेरा आप सबको रुलाने का कोई इरादा नहीं था। आई एम रियली सॉरी। माज़ मुस्कुराता हुआ पहले मिन्हा को और फिर लाउंज में मौजूद बाकी सबको देखते बोला तो सब ने अपने अपने आंसू साफ किए। कहाँ सोचा था इन सब ने कि वो माज़ में नाज रानी जो सैम को सुलगाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता। वो अपने अंदर इतने दुख और इतनी तकलीफ़ें छुपाए बैठा है। अभी इनमें से कोई कुछ बोलता जब मिन्हा अपने आंसू साफ करती इस बिल्ली को अपनी बाजुओं में कैद करती खड़ी हुई, जबकि मिन्हा के खड़े होने पर माज़ ने इस बिल्ली के सर पर प्यार से हाथ फेरा। फिर मिन्हा मुस्कुराती हुई इस बिल्ली को लेती ज़ैनब की तरफ बढ़ी और इसकी गोद में रख गई। अब से आप ही मेरे भाई और इस बिल्ली का ख्याल करें। इन दोनों को शायद आप ही संभाल सकती हैं, मेरे बस की बात नहीं। तुम इतनी समझदार कब से हो गई हो? मैं तो पहले ही समझदार थी, आप सबको पता लेट चला है। मिन्हा मुस्कुराकर ज़ैनब को देखती बोली तो सैम ने मुस्कुराते सवाल किया, जिस पर मिन्हा एक अदा से अपने बाल झटकती बोली तो सब ने कहका लगाया। मिन्हा, वाई आर यू गिविंग दिस कैट टू हर? मिन्हा, तुम ये बिल्ली इन्हें क्यों दे रही हो? बिकॉज आई डोंट वॉन्ट दिस कैट एनी मोर। यू विल गेट मी अनदर कैट एंड योर वाइफ विल टेक केयर ऑफ दिस कैट नाउ। क्योंकि अब मुझे ये बिल्ली नहीं चाहिए, मुझे दूसरी बिल्ली लाकर देंगे आप। इस बिल्ली को अब आपकी बीवी ही संभालेगी। येस, बट दिस इज़ नॉट योर सिस्टर इन लॉ, शी इज़ योर सिस्टर इन लॉ। देन वाई आर यू गिविंग दिस कैट टू हर? हाँ, मगर तुम्हारी भाभी ये नहीं, वो है तुम्हारी भाभी। फिर तुम ये बिल्ली इन्हें क्यों दे रही हो? माज़ के सवाल पर मिन्हा ने मुस्कुराते जवाब दिया तो माज़ इसकी अकल पर मातम करने के अंदाज में बोलता नकली ज़ैनब की तरफ इशारा कर गया, जिस पर मिन्हा ने मुंह बनाया। बट आई डोंट लाइक दैट सिस्टर इन लॉ, आई लाइक दिस सिस्टर इन लॉ। पर मुझे वो भाभी नहीं, ये भाभी अच्छी लगती है। इट्स वेरी रॉन्ग मिन्हा, डोंट टॉक लाइक दैट, एंड whoever is your sister-in-law will remain the same. Are they your clothes? If you don't like this frock, pack that other frock. It's a bad thing. Say sorry to both of them now. Otherwise, I won't talk to you. बहुत गलत बात है मिन्हा, ऐसे नहीं बोलते हैं। और जो तुम्हारी भाभी है वही रहेगी। वो क्या तुम्हारे कपड़े हैं? जो ये फ्रॉक पसंद नहीं आई तो वो दूसरी फ्रॉक पैक कर दो। बुरी बात है, अभी दोनों को सॉरी बोलो वरना मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। Why are you making the girl cry? What happened if she said that? तुम बच्ची को रुला क्यों रहे हो? क्या हो गया अगर उसने ऐसा बोल दिया तो? मिन्हा के मुस्कुराकर बोलने पर माज़ गुस्से से बोला तो मिन्हा ने अपना निचला होंठ लटकाते रोना शुरू किया, जिस पर सैम गुस्से से बोली तो माज़ ने इसे घूर कर देखा और फिर आगे बढ़ते मिन्हा को इग्नोर करता अपनी बिल्ली को बाहों में भर गया। लाइक सीरियसली,
आई डिड एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू एट ऑल सैम। लाइक सीरियसली, मुझे तुमसे इस बात की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी सैम। माज गुस्से से बोलता अपनी बिल्ली लेते वापस से नकली ज़ैनब की तरफ बढ़ा तो मिन्हा ने ऊंची आवाज़ में रोना शुरू किया, जिस पर ज़ैनब ने हड़बड़ा कर मिन्हा को अपने साथ लगाया। कोई बात नहीं मिन्हा, चुप करो। नहीं भैया गंदे हैं, इन्होंने मुझे डांटा और मुझे इग्नोर भी किया। आरंट यू अशेम्ड ऑफ मेकिंग अ गर्ल क्राई लाइक दिस? आपको शर्म नहीं आती बच्ची को ऐसे रुलाते हुए? ज़ैनब की बात पर मिन्हा रोती बोली तो ज़ैनब गुस्से से बोली, जिस पर माज ने ज़ैनब को घूर कर देखा। दिस गर्ल ऑफ योर्स इज एक्टिंग, शी इज़ नॉट क्राइंग फॉर रियल एंड आई हैव नॉट सेड एनीथिंग रॉन्ग। आई हैव जस्ट मेड अ स्मॉल डिस्टिंक्शन विच इज़ मेकिंग यू ऑल एंग्री। आपकी ये बच्ची ड्रामे कर रही है, कोई असली का रो नहीं रही ये। और मैंने कुछ गलत नहीं कहा, बस थोड़ी तमीज़ दी है, जिस पर आप सबको गुस्सा चढ़ रहा है। हाउ रूड, हाउ कैन यू टॉक लाइक दैट? नो वन हैज़ टॉट यू हाउ टू टॉक टू अ गर्ल। हाउ रूड, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? आपको एक लड़की से बात करने की तमीज़ किसी ने सिखाई नहीं है? Oh well, that means there is no distinction between me and there is a lot of distinction between you. Ever since you came, I have been looked at like a hungry person. Don't you have a father or brother at home? ओह अच्छा, यानी कि मुझ में तमीज़ नहीं है और आप में तो जैसे बहुत ज़्यादा तमीज़ है। जब से आप आई हैं नदीदों की तरह मुझे देख रही हैं। क्या आपके घर में बाप भाई नहीं है? माज के हल्के गुस्से से बोलने पर ज़ैनब गुस्से से चिल्लाई, जिस पर मिन्हा अपना रोना छोड़ती इन दोनों को मैदान में उतरते देखने लगी। जबकि ज़ैनब की गुस्से से बोली गई बात माज के सर पर लगी तलवों में बिछी। वो गुस्से से नीची आवाज़ में गुर्राता ज़ैनब का राज खोल गया, जिस पर ज़ैनब का चेहरा शर्मिंदगी से सुर्ख हुआ, जबकि माज ने अपना एक आईब्रो झुकाया। If staring at someone's husband is considered respect, then I'm wondering what they would call rudeness. अगर किसी के शौहर को ताड़ने को तमीज़ कहते हैं तो मैं सोच रहा हूँ बदतमीज़ी किसे कहते होंगे। डोंट बी सो अंडरस्टैंडिंग, आई वॉजेंट स्टेयरिंग एट यू। इज़ देयर एनीथिंग इन यू दैट डिजर्व्स टू बी स्टेयर्ड एट? इतनी खुशफहमी मत पालो, मैं तुम्हें नहीं ताड़ रही थी। तुम में है ही क्या ऐसा जो ताड़ा जाए? You're telling such a handsome boy, what's there to stare at? तुम इतने खूबसूरत लड़के को ये बोल रही हो कि इसमें क्या है जो ताड़ा जाए? माज के तंज करने पर ज़ैनब गुस्से से बोली तो माज ने हैरानगी से सवाल किया, जिस पर ज़ैनब एक तंजिया मुस्कुराहट चेहरे पर से जाती हाँ में सर हिला गई। अफान तो पहली बार अपनी बहन को यूँ खड़े होकर लड़ते देख रहा था, जबकि सब बड़े भी लाउंज में दाखिल होते इन दोनों की लड़ाई मुलाहिजा फरमा रहे थे। You're not a handsome boy, so there's nothing to stare at inside you. तुम खूबसूरत लड़के नहीं हो, इसलिए तुम्हारे अंदर ताड़ने के लिए भी कुछ नहीं है। Really? So why you have been staring at me like a hungry person since morning? Really? तो सुबह से मुझे नदीदों की तरह क्यों ताड़ रही थी? I was staring at you for a while. I was thinking about what strange and scary things Allah has created in this world. Come on, Minha, let's get out of here. We have no interest in listening to useless people. मैं तुम्हें तार थोड़ी रही थी, मैं तो ये सोच रही थी कि अल्लाह ने कैसी डरावनी और अजीब चीज़ें बनाई हैं इस दुनिया में। चलो मिना, हम यहाँ से चलते हैं, हमें फजूल लोगों की बातें सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ज़ैनब की बात सुनते माज ने गुस्से से सवाल किया तो ज़ैनब भी गुस्से से जवाब देती माज को अंदर तक सुलगाती मिना को लेती वहाँ से वॉकआउट कर गई, जबकि बाकी सब तो बस इन्हें देख कर रह गए। ज़ैनब के जाने के बाद माज ने गुस्से से गहरे गहरे सांस भरते खुद को नॉर्मल किया और सैम को देखने लगा। What kind of rude guest have you invited? कैसे बदतमीज़ मेहमान बुलाए हुए हैं तुमने? Your marriage has been cancelled. तुम्हारी शादी कैंसिल हो गई है। सैम, आई एम नॉट इन द मूड फॉर जोक्स एट दैट मोमेंट। सैम, मैं इस वक्त मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। माज के सवाल पर सैम मुस्कुराती बोली तो माज ने गुस्से से जवाब दिया, जिस पर सैम ने अपना गला खंखारा। आई एम नॉट किडिंग, द पर्सन हु जस्ट गॉट इनटू अ फाइट विद यू इज़ योर चाइल्डहुड फियांसी ज़ैनब सिद्दीकी। मैं मजाक नहीं कर रही, जो तुमसे अभी लड़कर गई है वही तुम्हारी बचपन की मंगेतर ज़ैनब सिद्दीकी है। यू आर जॉकिंग राइट? तुम मजाक कर रही हो ना? सॉरी, एक्चुअली आई वॉन्टेड टू annoy you. That's why I invited this fake Zainab Siddiqui and her family by paying them money. But honestly, if I had known that you two would fight, I would never have done that. सॉरी, दरअसल मैं तुम्हें तंग करना चाहती थी, इसीलिए मैंने ये नकली ज़ैनब सिद्दीकी और उसकी फैमिली बुलाई थी पैसे देकर। मगर सच्ची मुझे पता होता तुम दोनों की लड़ाई हो जाएगी तो मैं कभी ऐसा न करती। सैम की बात सुनते माज ने अपने हाथ में पकड़ी बिल्ली ज़मीन पर छोड़ी और परेशानी से बोला तो सैम ने मासूमियत के रिकॉर्ड तोड़ते जवाब दिया, जबकि सैम की बात सुनते माज ने इसे खा जाने वाली नज़रों से घूरा। सैम, योर मैन माइट fall down the stairs and break his bones. He might catch a cold. Your man might sneeze and faint.
सैम, तुम्हारा बंदा सीढ़ियों से गिर जाए और हड्डियां टूट जाए इसकी, इसे नज़ला हो जाए, तुम्हारा बंदा चीखे मार मार कर अधमुआ हो जाए। Curse my man later. First save your marriage. Go and convince your fiancé. We will fix the wedding date by then. But if she doesn't agree, we will cancel the wedding. मेरे बंदे को बाद में बद्दुआएं दे लेना, पहले अपनी शादी बचा लो। जाओ जाकर अपनी मंगेतर को मनाओ, हम तब तक शादी की डेट फिक्स करते हैं। मगर हाँ, अगर वो ना मानी तो शादी कैंसिल कर देंगे। मास के गुस्से से बद्दुआएं देने पर अजलान ने इसे घूर कर देखा, जबकि बाकी सब कहका लगा उठे। मास की बात सुनते सैम अपनी हंसी दबाती बोली तो मास गुस्से से इसे देखता बाहर की जानिब बढ़ा। मिन्हा। मास सामने खड़ी मुलाजमा के सामने मिन्हा का नाम लेता आईब्रो उचकाकर बोला तो इसने फौरन मिन्हा के कमरे की तरफ इशारा किया, जिस पर माज एक साथ 2-2 सीढ़ियां चढ़ता मिन्हा के कमरे के बाहर पहुंचता दरवाज़ा नॉक कर गया। मिन्हा, माई लव, ओपन द डोर। मिन्हा, मेरी जान, दरवाज़ा खोलो। नो, सिस्टर इन लॉ हैज़ फॉरबिडन इट। नहीं, भाभी ने मना किया है। लुक, आई हैव कम टू रिमूव द एंगर ऑफ योर फेवरेट सिस्टर इन लॉ, प्लीज़ ओपन द डोर। देखो, मैं तुम्हारी पसंदीदा भाभी की नाराज़गी दूर करने आया हूँ, प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो। इससे पहले कोई कुछ बोलता माज इंतहाई प्यार से बोला, जिस पर मिन्हा ने तरह कर जवाब दिया तो माज मासूमियत से बोला, जिस पर मिन्हा ने ज़ैनब को देखा, जिसने नफ़ी में सर हिलाया तो मिन्हा फिर दरवाजे को देखने लगी। शी इज़ सेइंग दैट शी इज़ नॉट माई सिस्टर इन लॉ एनी मोर। वो कह रही है वो मेरी भाभी नहीं है अब। Look, don't do this. I came from such a distance, especially for you, my love. देखो, ऐसे तो मत करो, मैं तुम्हारे लिए स्पेशल इतनी दूर से आया हूँ मेरी जान। I am rude and I stare at people's husband. So why are you coming after me now? मैं तो बदतमीज़ हूँ, लोगों के शौहरों को घूरती हूँ, तो अब क्यों आए हैं मेरे पीछे? मिन्हा की बात पर माज फिर से दरवाज़ा खटखटाता मिन्नत करते बोला तो ज़ैनब ने गुस्से से जवाब दिया, जिस पर माज ने फ़ौरन अपने कान पकड़े। लुक, आई एम होल्डिंग माई ears एंड अपोलोजाइजिंग, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई ऑनेस्टली डिडंट नो यू वर माई फियांसे। देखो, मैं अपने कान पकड़कर माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं सच्ची नहीं जानता था कि तुम मेरी मंगेतर हो। नो, आई एम नॉट सॉरी एंड दिस मैरिज वॉन्ट हैपन एनी मोर, दैट्स ऑल। नहीं, मैं नहीं कर रही माफ़ और ये शादी भी अब नहीं होगी, बस बात ख़त्म। प्लीज़ डोंट से डैट, फॉरगिव मी माई क्वीन। प्लीज़ ऐसे तो मत बोलो, मुझे माफ़ कर दो ना मेरी मलका। माज की बात सुनते ज़ैनब गुस्से से बोली तो माज ने मोहब्बत से लबरेज लहजे में मिन्नत करते जवाब दिया, जबकि अपने भाई की बात सुनते मिन्हा को इस पर तरस आने लगा। भाभी, भाई को कर दे ना माफ़, खोल दे दरवाज़ा भाई के लिए। मिन्हा, ना मैंने तुम्हें दरवाज़ा बंद करने का कहा था और ना खोलने का कहूँगी, तुम्हारी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी करो, मगर मैं तुम्हारे भाई को माफ़ नहीं करूँगी, इसने नीचे सबके सामने मेरी इंसल्ट की है। मिन्हा की बात सुनते ज़ैनब फ़ौरन बोली तो मिन्हा हाँ में सर हिलाती उठ खड़ी हुई। मिन्हा को उठते देखकर ज़ैनब परेशानी से इसे देखने लगी। मिन्हा को दरवाजे के लॉक पर हाथ रखते देखकर ज़ैनब ने थूक निकला, मगर जाहिर यही किया कि इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दरवाजे के बाहर खड़ा माज दरवाजे के लॉक की आवाज़ सुनते हल्का सा मुस्कुराया। प्लीज़ रिमूव माई सिस्टर इन लॉज हैंगर, शी इज़ वेरी एंग्री विद यू। मेरी भाभी की नाराज़गी दूर कर लें, वो बहुत खफा है आपसे। मिन्हा की बात सुनते माज हल्का सा मुस्कुराता हाँ में सर हिला गया, जिस पर मिन्हा फ़ौरन से नीचे की जानिब बढ़ी, जबकि माज अपने धड़कते दिल को कुछ नॉर्मल करता अंदर की जानिब बढ़ा। ज़ैनब को बेड पर बैठे दीवारों को घूरते देखकर माज कमरे का दरवाज़ा बंद कर गया, मगर असल होश तो ज़ैनब के तब उड़े जब माज ने दरवाजे को लॉक लगाया। ज़ैनब माज को देखकर भी अनदेखा करती वापस से दीवारों को घूरने लगी, जैसे ये काम बहुत ज़रूरी हो। माई लव, मेरी जान, माज हल्का सा मुस्कुराकर मोहब्बत से लबरेज लहजे में पुकारता इसके करीब आया तो ज़ैनब ना महसूस अंदाज में हल्का सा पीछे को खिसकी। वॉन्ट माई लव फॉरगिव मी, क्या मेरी जान मुझे माफ़ नहीं करेगी? ज़ैनब डार्लिंग, वेल टेल मी हाउ विल योर एंगर गो अवे, अच्छा बताओ कैसे आपकी नाराज़गी दूर होगी? माज ज़ैनब के करीब बेड पर बैठता बोला तो ज़ैनब अब की बार खुद में सिमटी, जिस पर माज ज़ैनब का हाथ पकड़ता प्यार से बोला तो ज़ैनब अपना हाथ छुड़ाते पीछे को खिसकी, जिस पर माज हल्का सा मुस्कुराया। Am I not worthy of forgiveness? I have not committed such a great sin that you are not even looking at me. By God, if I had known that you are my wife, I would never have spoken to you in a loud voice, let alone shouted at you. क्या मैं माफ़ी के काबिल नहीं हूँ? इतना बड़ा गुनाह तो नहीं किया कि आप मेरी तरफ देख भी नहीं रही हैं। कसम खुदा की, अगर पता होता आप मेरी बीवी हैं, कभी ऊंची आवाज़ में आपसे बात तक न करता। चिल्लाना तो दूर की बात है। This means that you are admitting that it is your fault and that you have dishonored me and insulted me in front of everyone. इसका मतलब आप मान रहे हैं कि गलती आपकी है और आपने मेरी बेइज्जती की है, सबके सामने मुझे इंसल्ट किया है। If you are happy about that, I admit my mistake.
अगर आप इस बात पर खुश हैं तो मैं अपनी गलती मान लेता हूँ। माज की बात सुनते ज़ैनब फ़ौरन बोली तो माज ने मुस्कुराते जवाब दिया, जबकि इसकी तरफ देखना तो ज़ैनब के लिए महाल हो रहा था। इसे माज की इतनी नज़दीकी पर एक फितरती शर्मिंदगी ने आन घेरा था, जिसे वो गुस्से के लिबादे में छुपा रही थी। बट आई एम स्टिल एंग्री, मगर मैं अभी भी नाराज़ हूँ। इफ़ यू अलाउ मी, मे आई टेक अवे योर एंगर इन माई ओन वे। अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपने तरीके से आपकी नाराज़गी दूर कर दूँ। ज़ैनब की बात सुनते माज मुस्कुराता बोला तो ज़ैनब ने बिना सोचे समझे हामी भरी, जिस पर माज हल्का सा मुस्कुराते एक झटके में ज़ैनब की कमर में हाथ डालते इसे खुद के मज़ीद करीब कर गया, जिस पर ज़ैनब का चेहरा शर्म व हया से लाल अंगारा हुआ। ज़ैनब के चेहरे पर बिखरे कोसे कज़ा के रंगों को देखकर माज अपनी मुस्कुराहट दबाता यकदम ही ज़ैनब के होंठों पर झुकता इन्हें शिद्दत से चूम गया, जबकि माज की इतनी बेबाकी पर ज़ैनब का शर्म से बुरा हाल हुआ। वो अपनी सारी नाराज़गी भूलती माज की काली कमीज़ को कंधों से ज़ोर से थाम गई। इसे शिद्दत से अपनी सांसें चुराते देखकर ज़ैनब ने इसके कंधे पर हाथ मारा तो माज फ़ौरन ज़ैनब से दूर होता इसे अपने सीने से लगा गया, जिस पर ज़ैनब इसके सीने से लगती लंबे लंबे सांस भरती खुद को नॉर्मल करने लगी। इज़ द रिसेंटमेंट ओवर और शुड आई एंड इट अगेन? नाराज़गी ख़त्म हुई या फिर से ख़त्म करूँ? यू आर वेरी बैड एंड शेमलेस। आप बहुत बुरे और बेशरम हैं। ओके नाउ टेल मी, विल यू गो डाउन एंड से येस टू द मैरिज और नो? अच्छा आप ये बताएं, नीचे जाकर शादी के लिए हाँ करेंगी या मना? माज के सवाल पर ज़ैनब गुस्से से इसके सीने पर मुक्का जड़ती बोली तो माज ने एक बेबाक कहका लगाया, फिर मुस्कुराता फ़ौरन सवाल कर गया, आई विल फॉरबिड इट। मैं मना कर दूंगी। That means the resentment is still not over. Okay, this time I will end all the resentment very well. यानी कि नाराज़गी अब भी ख़त्म नहीं हुई। ओके, अब की बार सारी नाराज़गी बहुत अच्छे से ख़त्म करूँगा। नो, माई एंगर इज़ ओवर। आई विल से येस टू द मैरिज। नो, यू शुड गेट अवे फ्रॉम मी। नहीं, मेरी नाराज़गी ख़त्म हो गई है। मैं शादी के लिए हाँ कर दूँगी। अब आप मुझसे दूर हो जाएं। ज़ैनब का जवाब सुनते माज फ़ौरन बोला तो ज़ैनब इसे फिर से पटरी से उतरते देखकर जवाब दिया, जिस पर माज एक बार फिर कहका लगाता ज़ैनब से दूर हुआ तो ज़ैनब भागकर कमरे से बाहर निकली, जबकि ज़ैनब की इतनी स्पीड देखते माज का कहका एक बार फिर कमरे में गूंजा था। एक हफ्ते बाद इस वक्त सब लोग आगा खान हॉस्पिटल के वीआईपी रूम में मौजूद थे। वजह अफान और वर्षा के घर एक नन्ही परी की आमद थी, जिसे सब ने बहुत खुशी से अपनी फैमिली में वेलकम किया था। अजलान तो मामू बनने की खुशी में पागल हुआ मिठाइयाँ बांटता और सदके निकालता फिर रहा था, जबकि अफान के भी अपनी नन्ही परी को देखते पाँव ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। इसकी दिली ख्वाहिश थी कि अल्लाह इसे एक बेटी से नवाजे, और अल्लाह ने इसकी सुन ली थी, इसके घर अपनी रहमत भेज दी थी। वर्षा तो बस अपनी नन्ही परी की आंखें खोलने का इंतजार कर रही थी, जो जब से पैदा हुई थी बस सो रही थी या रो रही थी। इसने गलती से भी अपनी आंखें एक दफ़ा ना खोली थी। अजलान ने अपनी भांजी का नाम मन्नत अफान सिद्दीकी रखा था, क्योंकि वो वाकई अफान, अजलान और वर्षा की मन्नतों और मुरादों का नतीजा थी। वर्षा को तो बस एक सेहतमंद बच्चा चाहिए था, बेटा हो या बेटी इससे फ़र्क नहीं पड़ता था। वो बस चाहती थी जो भी हो वो सेहतमंद हो। जबकि वर्षा की प्रेगनेंसी के सुनने के बाद अफान और अजलान ने 9 माह बस एक ही दुआ की थी कि अल्लाह इन्हें अंशरा की तरह एक परी दे, और अब जब वो परी आ गई थी तो दोनों की खुशी का कोई ठिकाना ना था। अफान ने अपने जिगरी यार को अपनी बेटी का नाम रखने को कहा था, जिस पर अजलान ने इस नन्ही परी को मन्नत नाम दिया था, जो सबको बहुत पसंद आया था। जबकि इस नन्ही परी को गुट्टी, वर्षा और की जिद और अफान के कहने पर सैम ने दी थी। सैम ने बारहा इन्हें मना किया था और कहा था कि वो मन्नत को गुट्टी, आमना बीबी या शहला से दिलवाएं, मगर वर्षा की जिद और अफान की दरख्वास्त के आगे सैम ने मन्नत को गुट्टी तो दे दी थी, मगर वो बारहा सबके सामने जोर जोर से बस एक ही दुआ कर रही थी कि मन्नत अपनी गुट्टी देने वाली पर बिल्कुल ना जाए। सैम अपनी जिद और गुस्से को जानती थी। यही वजह थी कि गुट्टी देने के बाद से सैम की 2 बातों में से एक बात यही होती थी कि मन्नत गुट्टी पर ना जाए, जिस पर सब कहका लगाकर हंसते थे, जबकि सैम बस वर्षा और अफान को घूर कर रह जाती थी। ये आइज़ क्यों नहीं खोल रही? मिन्हा जो कब से मन्नत की आंखें देखना चाह रही थी, अब इसकी बस हुई थी, इसलिए अब वो मुंह बनाती वर्षा को देखती बोली थी, जिस पर वर्षा ने कंधे उचकाए थे। वो भी तो कब से अपनी बेटी की आंखें खोलने का वेट कर रही थी। लुक एवरीवन, मन्नत्स अंकल हैज़ अराइव्ड। सब देखो, मन्नत के अंकल आ गए। आई एम नॉट एन अंकल, मैं अंकल नहीं हूँ, बट इन दिस गर्ल्स रिलेशनशिप यू सीम लाइक एन अंकल। मगर इस बच्ची के रिश्ते में तो तुम अंकल ही लगते हो।
माज को हॉस्पिटल के कमरे में दाखिल होते देखकर साहिल हंसता बोला तो माज ने मुंह बनाते जवाब दिया। इसे बहुत चिढ़ थी कोई इसे अंकल बोले और सबको तो जैसे इसे चिढ़ाने का मौका मिल चुका था। मन्नत की पैदाइश से लेकर अभी तक वो सब माज को अंकल अंकल बोलकर चिढ़ा रहे थे, जिस पर माज बस गुस्से से इन सबको घूर कर रह जाता। माज की बात सुनते सैम एक तपा देने वाली मुस्कुराहट चेहरे पर सजाती बोली तो माज ने अपने दांत किचकिचाते इस फितनी औरत को देखा जिसने तकरीबन इसकी शादी कैंसिल करवा दी थी। वो तो वक्त रहते माज ज़ैनब को मना चुका था, वरना बेचारा शायद आज कंवारा ही घूम रहा होता। खैर कंवारा तो अभी भी था वो, क्योंकि सिद्दीकी साहब ने कहा था कि वो ज़ैनब और तानिया की शादी एक साथ करेंगे, जिस पर अफान के लाख मना करने पर भी सिद्दीकी साहब अपनी बहन से शादी की तारीख ले चुके थे। अफान की फूफा ने शादी की डेट सिद्दीकी साहब के कहने पर अगले महीने की दे दी थी और अब सैम, अजलान, मिन्हा साद के साथ साथ तानिया, अकरम और ज़ैनब माज की भी शादी थी। माज ने अच्छे दमादों की तरह सिद्दीकी साहब की बात मान ली थी, वरना कोई उम्मीद नहीं थी माज के अकड़ने पर सिद्दीकी साहब इस रिश्ते से इनकार ही कर देते, क्योंकि इन्हें माज बहुत बोल्ड और खुले दिमाग का लगता था। वो तो अफान, अजलान, सैफ साहिब और रहमान साहिब के मनाने पर सिद्दीकी साहब इस रिश्ते के लिए मान गए थे और जब से सिद्दीकी साहब माने थे माज इनके सामने अच्छे और शरीफ बच्चों की तरह रहता था, मगर इसकी बोल्ड बातें और बेबाक हरकतों से अफान और ज़ैनब ही वाकिफ थे। ज़ैनब तो इसे देखकर रास्ता ही बदल लेती थी, क्योंकि वो अपनी बोल्ड और बेबाक बातों से इसे हमेशा शर्मिंदा ही करता था। इस पर तजाद जब वो अफान के सामने ये सब करता था तो ज़ैनब का दिल करता था ज़मीन फटे और वो इसमें समा जाए। माज की शक्ल देखते सैम ने अपनी हंसी दबाई थी, जबकि माज जो इस बात से अनजान था कि इसके पीछे वाले सोफे पर सिद्दीकी साहिब और आमना बीबी के साथ साथ अफान की फूफा और बाकी सब बड़े भी बैठे हैं, हल्का सा मुस्कुराता आगे बढ़ा और बिना सोचे समझे ज़ैनब की कमर में हाथ डालता इसे अपने सीने से लगा गया। इफ़ आई वर द हस्बैंड ऑफ मन्नत's aunt, I would definitely be considered an uncle in the relationship. Anyway, I am angry with Mannat because of her my marriage was delayed. Otherwise today her aunt would have been sitting in my bedroom embarrassed because I would have already given Mannat some cousin or the other. And until Mannat was a little older, Mannat's aunt would have been sitting on the bed instead of her sister-in-law. बिल्कुल मन्नत की फूफो का शौहर हूँ तो रिश्ते में अंकल तो लगूंगा ही। वैसे भी मैं मन्नत से नाराज़ हूँ, इसकी वजह से मेरी शादी लेट हो गई, वरना इसकी फूफो मेरे बेडरूम में बैठी शर्मा रही होती, क्योंकि मैं अब तक मन्नत को कोई ना कोई कज़न तो दे ही चुका होता और जब तक मन्नत थोड़ी बड़ी होती तब तक इस बेड पर भाभी की जगह मन्नत की फूफो बैठी होती। द वे यूर एक्टिंग आई कैन सी योर मैरिज गेटिंग कैंसल्ड। जैसी तुम्हारी हरकतें मुझे तो तुम्हारी शादी कैंसिल होती नज़र आ रही है। इन योर ड्रीम्स माई लव, आपके ख्वाबों में मेरी जान। रियली कैन यू टर्न अराउंड? रियली क्या तुम पीछे को घूम सकते हो? माज की बेबाक बातें सुनते सबके चेहरे लाल हुए, जबकि ज़ैनब तो अपने बाप भाई और बाकी सबके सामने इस शख्स की बातें सुनते शर्म से नजरें झुका गई। इसे छुपने के लिए कोई जगह न मिली, जबकि माज की बात समझते सिद्दीकी साहब का गुस्सा सवा नेज़े पर पहुंचा। माज की बात सुनते सैम अपनी हंसी दबाती बोली तो माज ने वन साइडेड मुस्कुराहट सैम की तरफ उछालते जवाब दिया, जिस पर सैम एक तंज़िया मुस्कुराहट के साथ इसके पीछे की जानिब इशारा करती बोली तो माज ने परेशान से पीछे की तरफ करवट बदली। अपने सामने सिद्दीकी साहब को गुस्से से लाल होते देखकर माज ने धूप निगलते सैम को देखा, जिस पर सैम अपनी हंसी दबाती अपना सर झुका गई। अस्सलाम वालेकुम अंकल, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? तुम्हारे आने से पहले मैं बिल्कुल ठीक था। आई वॉज कम्प्लीटली फाइन बिफोर यू केम। माज के सवाल पर सिद्दीकी साहब गुस्से से बोले तो सैम ने अपनी हंसी दबाते तर्जुमा किया, जिस पर माज ने इसे घूर कर देखा, जो इसकी हालत का काफ़ी मज़ा ले रही थी। फिर माज सैम को इग्नोर करता आगे बढ़ता अपना सर झुका गया, जिस पर आमना बीबी ने इसके सर पर हाथ फेरते इसे ढेरों दुआओं से नवाजा तो माज खामोशी से आता फान के पास खड़ा हुआ। ब्रो प्लीज़ सेव मी, आई विल नेवर स्पीक विदाउट थिंकिंग इन द फ्यूचर, जस्ट सेव मी दिस टाइम। भाई प्लीज़ बचा लो, आइंदा कभी सोचे समझे बगैर नहीं बोलूँगा, बस इस बार बचा लो। आई थिंक आई विल ऑलवेज प्रोटेक्ट यू बिकॉज यू हैव नॉट स्टॉप्ड योर एक्शंस। डोंट वरी, I will convince my father. Just do this now and try to stay away from my sister while being a good person. Otherwise, my father will not trust me. He will marry my sister to a ward boy, but he will never do it to an open-minded person like you. मुझे लगता है मैं हमेशा तुम्हें बचाता ही रहूँगा, क्योंकि तुमने अपनी हरकतों से बाज तो आना नहीं। फिक्र मत करो, मैं अब्बू को मना लूँगा। अभी बस इतना करो कि शरीफ बनते मेरी बहन से कोसों दूर रहने की कोशिश करो, वरना अब्बू का कोई भरोसा नहीं। वो किसी वार्ड बॉय से मेरी बहन की शादी कर देंगे, मगर तुम जैसे खुले दिमाग के शख्स से हरगिज़ नहीं करेंगे।
I'll try, but what can I do? Your sister looks so pretty to me that I lose control of myself and start talking nonsense as soon as I see her. मैं कोशिश करूँगा मगर क्या करूँ, आपकी बहन इतनी अच्छी लगती है मुझे कि मैं इसे देखते ही खुद पर कंट्रोल खो देता हूँ और बकवास करने लगता हूँ। अफ़ान के पास खड़े होते माज़ हल्की सी आवाज़ में बोला तो अफ़ान ने भी चेहरे पर मुस्कुराहट से जाते हल्की आवाज़ में जवाब दिया, जिस पर माज़ फ़ौरन बोला तो अफ़ान ने इसे घूर कर देखा, जिस पर माज़ हड़बड़ाता फ़ौरन से वर्षा की तरफ बढ़ा और इसे मन्नत की मुबारकबाद देने लगा। कांग्रेचुलेशन सिस्टर इन लॉ, कैन आई टेक द मन्नत? भाभी आपको बहुत बहुत मुबारक हो, क्या मैं मन्नत को उठा सकता हूँ? माज़ की बात सुनते वर्षा ने मुस्कुराते हाँ में सर हिलाते इसकी तरफ मन्नत को बढ़ाया तो माज़ कुछ खामोश हुआ, जिस पर वर्षा ने पहले इसे और फिर सैम को देखा तो सैम कंधे उचका गई। व्हाट हैपेंड माज़? व्हाई आरंट यू होल्डिंग हर? क्या हुआ माज़, आप इसे पकड़ क्यों नहीं रहे? एक्चुअली इट्स टू स्मॉल, व्हाट इफ़ शी फॉल्स आउट ऑफ माई हैंड? दरअसल ये बहुत छोटी है, अगर मेरे हाथ से गिर गई तो आई विल शो यू हाउ टू होल्ड हर सो शी वॉन्ट फॉल फ्रॉम योर हैंड। मैं उसे आपको पकड़ने का तरीका बताती हूँ, फिर वो आपके हाथ से नहीं गिरेगी। माज़ को किसी सोच में गुम देखते ज़ैनब आगे बढ़ती बोली तो माज़ ने परेशानी से जवाब दिया, जिस पर ज़ैनब मुस्कुराती बोली तो माज़ ने हाँ में सर हिलाया। फिर ज़ैनब आगे बढ़ती मन्नत को वर्षा के हाथ से लेती माज़ के बाजुओं में डालकर माज़ के बाजू फोल्ड कर गई, जिस पर माज़ ने मुस्कुराते हुए मन्नत को देखा। इसे थोड़ा डर तो लग रहा था मन्नत को पकड़ते, मगर वो इतनी प्यारी थी कि माज़ इसे उठाने से खुद को रोक ना सका। मन्नत को माज़ की गोद में देखते मिन्हा फ़ौरन माज़ के पास आई तो माज़ ने मुस्कुराते हुए इसे देखा। When I first saw you, Minha, you were just like that, very small and very cute. जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था ना मिन्हा, तुम भी ऐसे ही बहुत छोटी और बहुत प्यारी थी। माज़ की बात पर मिन्हा मुस्कुराती हुई अभी इसे देख ही रही थी कि मन्नत ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोली, जिस पर मिन्हा ने शोर डालते सबको मन्नत की तरफ मतवज्जा किया। अफ़ान भी आता माज़ के पास खड़ा हुआ। मन्नत शक्ल सूरत में बिल्कुल अपनी माँ जैसी थी, जिस पर अफ़ान ने शिद्दत से दुआ की थी कि मन्नत की आंखें अफ़ान जैसी हों, जबकि सभी मन्नत की आंखों का रंग देखने के लिए पुरजोश थे। मन्नत अपनी बड़ी बड़ी गोल्डन ब्लूइश आंखें खोलती माज़ को घूर कर देखने लगी, जबकि मन्नत की आंखों का रंग देखते अफ़ान ने फ़ौरन से पहले नज़र की दुआ पढ़ते अपनी बेटी पर फूंक मारी। वर्षा आपी, आप फेल हो गई, मन्नत की आंखें बिल्कुल मेरे भैया जैसी हैं, इतनी क्यूट क्यूट और गोल्डन ब्लू। मिन्हा वर्षा को चिढ़ाती बोली तो सबने कहका लगाया, जबकि मन्नत की पैदाइश के बाद से अफ़ान की खुशी के साथ साथ इसके चेहरे पर हल्की उदासी देखकर वर्षा समझ चुकी थी वो चाहता है कि इसकी बेटी अपने बाप पर जाए। इसलिए वर्षा ने भी दिल से दुआ की थी कि इसकी बेटी की आंखें अफ़ान पर हों और मन्नत की आंखें अफ़ान जैसी हैं। सुनकर वर्षा दिल में शुक्र करते अफ़ान को देखा, जिसके चेहरे की रौनक मज़ीद बढ़ चुकी थी। अभी सब वर्षा और अफ़ान के को छेड़ने में मसरूफ़ थे कि मन्नत ने माज़ की बाजुओं में गला फाड़ फाड़ कर रोना शुरू किया, जिस पर माज़ ने हैरानगी से ज़ैनब को देखा। आई डिडंट से एनीथिंग टू हर, मैंने इसे कुछ नहीं कहा। डोंट वरी माज़, बेबीज़ क्राई लाइक दैट, गिव हर टू मी। फिक्र मत करो माज़, बच्चे ऐसे ही रोते हैं, इसे मुझे दे दो। माज़ की बात सुनते सबने अपनी हंसी दबाई, जबकि अफ़ान मुस्कुराता बोला तो माज़ ने हाँ में सर हिलाते मन्नत को अफ़ान को पकड़ाया। बाप का लम्स महसूस करते ही मन्नत खामोशी से अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अपने बाप को देखने लगी, जिस पर अफ़ान ने मुस्कुराकर अपनी बेटी की दोनों आंखें चूमी तो मन्नत ने खिलखिलाते हुए अफ़ान को देखा। फिर अफ़ान ने मन्नत को लाते वर्षा की गोद में डाला ताकि वो इसकी भूख का बंदोबस्त कर सके, जबकि बाकी सब खामोशी से उठते अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो गए। आज सब लोग शादी की शॉपिंग करने आए थे। अफ़ान अपनी चारों बहनों के साथ आया था, जबकि वर्षा घर पर ही मौजूद थी। मिन्हा, सैम और माज़ एक साथ आए थे, जबकि साहिल, साद, बिया और रज़लान एक साथ मॉल पहुंचे थे। वो सब लोग शॉपिंग करने में मसरूफ़ थे जब अचानक एक लड़की माज़ से जानबूझकर टकराई थी। माज़ ने तो इस लड़की को टकराने पर गौर न किया, वो अपनी गलती ना होते हुए भी सॉरी बोलता आगे की जानिब बढ़ने लगा, जबकि वो लड़की माज़ की खूबसूरती पर फ्लैट होती जानबूझकर शोर मचाने लगी। आपको शर्म नहीं आती? अकेली लड़की देखकर साथ ही शौक़े होने लगते हैं। व्हाट डिड यू जस्ट सेड? क्या कहा आपने? ज़्यादा अंग्रेज़ बनने की ज़रूरत नहीं है, तुम जैसे लड़कों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। खूबसूरत लड़की देखी नहीं कि पीछे पड़ जाते हैं। इस लड़की की बात सुनते माज़ नासमझी से बोला तो अफ़ान, साद, साहिल और अज़लान भी माज़ के पास आए, जबकि वो लड़की माज़ को अंग्रेज़ी बोलते देखकर चिल्लाते बोली तो अज़लान, अफ़ान, साहिल और साद को गुस्सा आया। सारी लड़कियाँ दुकान के अंदर मौजूद लहंगे पसंद कर रही थीं। वो तो ठीक है, मगर खूबसूरत लड़की है कहाँ? हमें भी दिखाओ। हाउ डेयर यू! मैडम, डेयर की बात छोड़ें, वहाँ अकेले में चलें, हम 5 लोग हैं, जो और जैसे कहेंगी वैसे ही करेंगे, पैसे भी देंगे।
साहिल की बात सुनते वो लड़की गुस्से से चिल्लाई तो अजलान मुस्कुराता बोला, जिस पर साद ने आंख विंक करते यूं जवाब दिया जैसे इसकी इस लड़की से बहुत पुरानी इस्लाम दुआ हो। जबकि अजलान और साद की बात सुनते इस लड़की का चेहरा फक हुआ। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? बकवास नहीं, सच बोल रहे हैं। और आप भी तो यही चाहती हैं, इसीलिए तो आप मेरे भाई से जानबूझकर टकराई थी ताकि मेरे भाई को हथिया सकें। अब वही बातें मैं बोल रहा हूँ तो आपको बुरा लग रहा है। मैं नहीं, तुम्हारा भाई टकराया है मुझसे और तुम लोग मुझसे बदतमीजी कर रहे हो। तुम लोग जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। इस लड़की की बात सुनते अजलान अपने बालों में हाथ फेरता बोला तो वो लड़की अकड़ती गुस्से से चिल्लाई, जबकि मॉल में मौजूद इर्द गिर्द के लोग इकट्ठे होकर इनका तमाशा देखने लगे। इस लड़की की बात पर साद ने कहका लगाया, क्यों, आप नहीं जानती आप कौन हैं? साद की कहका लगाकर बोलने पर अजलान, अफान और साहिल का भी कहका गूंजा। माज तो बस इन लोगों को देखकर रह गया। इसे ये तो समझ आ रहा था कि वो लड़की जानबूझकर इससे टकराती शोर मचा रही है और वो चारों इसके लिए इस लड़की के सामने खड़े हो चुके हैं। मगर वो चारों क्या बोलकर कहका लगा रहे हैं, इस बात से वो नावाकिफ अपनी कमर पर अपने दोनों हाथ बांधता फुर्सत से इनकी लड़ाई मुलाहिजा फरमा रहा था। मैं अभी पुलिस को फ़ोन करके तुम चारों को इसके साथ ही अंदर करवा सकती हूँ। यहाँ क्या हो रहा है? इस लड़की के चिल्लाने पर सैम, जो सब लड़कियों के साथ दुकान से बाहर निकली थी, इन पांचों को किसी लड़की के पास खड़ा देखते और इर्द गिर्द झमकट्टा लगा देखते इनके पास आती बोली तो साद ने भरम से इस लड़की को देखा, जैसे कह रहा हो कि अब ये तुम्हें मज़ा चखाएगी। जबकि बाकी लड़कियां खामोशी से इन सबको देख रही थी। इन्हें समझ ना आया वो क्या करें। ये लड़का जानबूझकर मुझसे टकराया और फिर इसके ये सारे दोस्त मिलकर मुझसे बदतमीजी कर रहे हैं और अजीब गंदी गंदी बातें कर रहे हैं। तुम पुलिस को बुलाने वाली थी तो बुलाओ ना, क्योंकि अगर तुम नहीं बुलाओगी तो मैं पुलिस बुला लूँगी। एक्सक्यूज़ मी, तुम हो कौन? इस लड़की के चिल्लाकर कहने पर सैम अपने सीने पर हाथ बांधती बोली तो वो लड़की गुस्से से चिल्लाती सवाल कर गई, जिस पर सैम ने इसे नागवारी से देखा। जिस लड़के का तुम बोल रही हो ना कि वो तुमसे टकराए, इस लड़के की बड़ी बहन हूँ मैं। और अब मैं तुम्हें कह रही हूँ पुलिस बुलाओ, नहीं तो मैं बुलाऊंगी। और यकीन मानो अगर मैंने पुलिस बुलाई तो तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। सैम, आई डिडंट डू एनीथिंग। सैम, मैंने कुछ नहीं किया। तुम एक लड़की होकर ऐसे बोल रही हो, गलती इनकी है और तुम मुझे पुलिस की धमकी दे रही हो। क्या तुम्हें एक लड़की की इज्जत का नहीं पता? सैम की बात सुनते माज अपने दोनों हाथ उठाता बोला तो वो लड़की गुस्से से सैम को देखती बोली और फिर सवाल कर गई, जिस पर सैम इस लड़की का बाजू पकड़ती इसे तकरीबन खींचकर अपने साथ ले जाती मॉल के उस एरिया में दाखिल हुई जहां दुकानें बंद थीं और वो हिस्सा कदरे सुनसान था। जबकि सैम और इस लड़की को जाते देखकर सब लोग वापस अपनी अपनी शॉपिंग में मसरूफ़ हुए। साद, साहिल, अजलान, अफान, माज और सारी लड़कियां भी सैम के पीछे आईं। देखो, बात घुमा फिरा कर मुझे करनी आती नहीं है, इसलिए सीधा मुद्दे पर आती हूँ। कितने पैसे चाहिए? तुम अपनी दौलत का रोब झाड़ रही हो मुझ पर। लानत बेचती हूँ मैं तुम्हारे पैसे पर। मुझे इंसाफ चाहिए। क्या इंसाफ चाहिए तुम्हें, बोलो? सैम के सवाल पर लड़की गुस्से से बोली तो जैनब ने फ़ौरन सवाल किया, जिस पर वो लड़की जैनब के पास आई। आप मुझे समझदार लग रही हैं। आप खुद बताएं, एक लड़का जब आपको जानबूझकर किसी गलत जगह टच करेगा तो आपको कैसा लगेगा? मुझे इंसाफ चाहिए। ये तो बस पैसे दे सकती हैं, आप मुझे इंसाफ दे सकती हैं, मुझे पता है। अच्छा, कहाँ टच किया तुम्हें? अभी तो तुम कह रही थी जानबूझकर टकराया और अब कह रही हो टच किया है। तुम दोनों 2 मिनट रुको, ये अभी मज़ीद बकवास करेगी। मेरी मानो तो इस सब से दूर रहो, मैं खुद देख लूँगी इसे। और तुम्हें टच किया है ना इसने? तो ठीक है फिर, मैं तो वहाँ नहीं थी, मगर ये चारों तो थे। तुम चारों ज़रा टच करके बताओगे कहाँ टच किया माज ने? इस लड़की की बात सुनते बिया फ़ौरन बोली तो सैम ने आगे बढ़ते जवाब दिया, जिस पर इन 4 हट्टे-कट्टे नौजवानों को देखते इस लड़की के तोते उड़े। नहीं सैम, बुरी बात है। तुम बताओ, तुम क्यों झूठ बोल रही हो? क्या चाहिए तुम्हें जो तुम ऐसे कर रही हो? मैं क्यों झूठ बोलूँगी? क्या मेरी कोई इज्जत नहीं है? ठीक कह रही है वो, इसकी भी इज्जत है, आखिर को वो एक लड़की है। तुम इन लोगों को छोड़ो, मुझे बताओ अब तुम क्या चाहती हो? मैं पूरा इंसाफ करूँगी। तानिया की बात सुनते वो लड़की चिल्लाती बोली तो जैनब इस लड़की का हाथ पकड़ती बोली, जिस पर इस लड़की को कुछ धार्स मिली और इसने झूठे आंसू बहाना शुरू किया। ग्रेट, यानी कि तुम्हें लगता है माज ने ऐसा किया है। मैं बात कर लूँ? अगर बात करने से मसला हल हो जाता है तो इसमें एतराज़ ही क्या है आखिर? मुझे लगता है भाभी सही कह रही हैं। सैम के गुस्से से बोलने पर जैनब फ़ौरन बोली तो मिन्हा ने भी आगे बढ़ते जवाब दिए, जिस पर सबने मिन्हा और जैनब को परेशानी से देखा। शानज़े घूमकर आती माज के पास खड़ी होती सब कुछ ट्रांसलेट करके हल्की आवाज़ में से बताने लगी।
क्योंकि वो अच्छे से जानती थी माज़ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा। शाज़ी और नूर को अकरम से ज़्यादा माज़ पसंद था। वो दोनों ही माज़ के साथ अकरम से ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करती थी और कुछ माज़ इन दोनों को मिन्हा की तरह बहनों वाला मान बख्शता था। वो जब भी इन दोनों से मिलने जाता या इन दोनों ने इसके घर आना होता, वो इन दोनों के लिए तोहफ़े खरीद कर रखता था और इन दोनों को भी माज़ की नज़र में अपने लिए इज़्ज़त नज़र आती थी। वो दोनों छोटी बच्चियाँ नहीं थी जो अकरम की नज़र में मौजूद हवस को पहचान ना पाती। मगर सिद्दीकी साहब तो जैसे बस आंखें बंद किए हुए थे, या शायद ये इनकी अपनी बहन से मोहब्बत थी जो वो अकरम जैसे शख्स को भी अपनी बेटी दे रहे थे। वैसे भी इन्हें आज तक अकरम की नज़र में हवस नज़र नहीं आई थी, ऐसा इनका कहना था। माज़ के आने के बाद वो खुद भी नोट कर चुके थे कि जब भी अकरम घर आता था, इनकी दोनों छोटी साहबजादियाँ अपने कमरे से किसी न किसी बहाने की वजह से नहीं निकलती थी, जबकि माज़ के घर में दाखिल होने पर ही वो दोनों तितलियों की तरह इसके इर्द गिर्द मंडलाती, इससे बातें करती, अपनी बहन ज़ैनब को इसके नाम पर तंग करती रहती थी। शांजे के सारा मामला बताने पर माज़ ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था जब शांजे ने इसे रोक दिया, जिस पर वो खामोशी से ज़ैनब को देखने लगा जो अब पता नहीं क्या इंसाफ करने वाली थी। हाँ, तुम बताओ, मुझे क्या इंसाफ चाहिए तुम्हें? इसने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है। लो, एक नया बयान सुन लो। फाइन, जो मर्जी करो। ज़ैनब के सवाल पर वो लड़की फ़ौरन बोली तो सैम इसकी बात काटती बोली, जिस पर ज़ैनब ने इसे घूर कर देखा तो वो मुंह बनाती गुस्से से बोली, इसने मुझे गलत जगह टच किया, इसका यही मतलब बनता है कि इसने मेरी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की है। बिल्कुल तुम सही कह रही हो, प्लीज़ कंटिन्यू। तुम इन्हें छोड़ो, मुझे बताओ क्या चाहती हो? इस लड़की की बात सुनते सैम हंकारा भरती बोली तो ज़ैनब ने हल्के गुस्से से सवाल किया, जिस पर वो लड़की ज़ैनब के हाथ मजबूती से थामती अपने नकली आंसुओं में मज़ीद इजाफा कर गई। इसने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है, अब इसे मुझसे निकाह करना होगा वरना मैं पुलिस को बुला लूँगी। एक काम करें, आप चारों पहले इससे शादी कर लें, फिर बाद में देखेंगे माज़ की इससे शादी करनी है या नहीं। ये आप क्या कह रही हैं? इस लड़की की बात सुनते सैम ने कहका लगाते ताली मारी तो इस लड़की ने गुस्से से सैम को देखा, जबकि इसकी बात सुनते ज़ैनब का दिमाग घूमा। वो ढके छुपे अल्फाजों में गुस्से से बोलती इस लड़की के हाथ झटक गई, जबकि अपनी बहन की बात का मतलब समझते अफान ने अपनी आंखें फैलाई। वो तो बस यही सोच रहा था कि अभी इसने अपनी बहन का और कौन कौन सा रूप देखना है। ज़ैनब की बात पर जहाँ सैम ने एक बार फिर कहका लगाया, वहीं पर वो लड़की लड़खड़ाते लहजे में बोली तो ज़ैनब ने इसे घूर कर देखा। आप जिस लड़के से निकाह की डिमांड कर रही हैं वो मेरे होने वाले शौहर हैं, और ये बात जानते हुए भी कि मैं इनके निकाह में आने वाली हूँ, इन्होंने आज तक मुझे मेरी इजाज़त के बगैर नहीं छुआ। तो मेरा आपसे बस यही एक सवाल है कि जो शख्स अपनी बीवी को उसकी इजाज़त के बगैर नहीं छूता वो आपको कैसे छू सकता है? हालांकि हम दोनों की लव मैरिज है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है मेरे साथ। मर्द को इंसान से वहशी बनने में टाइम कितना लगता है? आप सीधी तरह क्यों नहीं बोलती कि मेरे शौहर पर आपका दिल आ गया है, इसलिए आप ऐसे ओछे हथकंडे अपनाकर मेरे शौहर को बदनाम करके अपना बनाना चाहती हैं। और मुझे वाकई नहीं पता मर्द को वहशी बनने में कितना टाइम लगता है। अभी ये चारों वहशी बनेंगे तो मैं आपको टाइम नोट करके बता दूंगी। ज़ैनब की बात सुनते इस लड़की ने थूक निगलते जवाब दिया तो ज़ैनब गुस्से से बोलती इससे दूर हुई, यूं जैसे वो इस लड़की को इन चार मर्दों के हवाले कर रही हो। जबकि ज़ैनब की बात पर अफान की आंखें मजीद फटी। वो लड़की तो काटो तो बदन में लहू नहीं की मानिंद सफ़ेद पड़ी थी। मैंने तुमसे कहा था पैसे लेकर यहाँ से चलती बनो, मगर तुम नहीं मानी, इसलिए अब मैं सिर्फ इतना कर सकती हूँ कि तुम्हें यहाँ से भागने के 2 मिनट दे सकती हूँ। तीसरे मिनट हम लड़कियाँ यहाँ से वॉकआउट कर जाएंगी और फिर ये चारों मुश्तंडे तुम्हें अच्छी तरह से गुड टच और बैड टच का मतलब समझाएंगे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इस लड़की की शक्ल देखती सैम गुस्से से बोलती अपनी घड़ी की तरफ देखने लगी, जिस पर वो लड़की एक नज़र अजलान, अफान, साहिल और साद को देखती थूक निगलती वहाँ से तकरीबन भागने के अंदाज में निकली। जबकि इस लड़की के जाने के बाद माज ने एक गहरा सांस लिया। ज़ैनब की बातें शांजे इसे ट्रांसलेट करके बता चुकी थी, जिस पर वो मुस्कुराकर अपनी मोहब्बत पर रश्क खा रहा था, जिसने इस पर भरोसा किया था। इस लड़की के जाने के बाद ज़ैनब गुस्से से दुकानों की तरफ बढ़ी तो सैम भी इसके पीछे बढ़ी, जबकि इन दोनों के बाद बाकी सब भी खामोशी से इनके पीछे हो लिए। ज़ैनब सीधी जाती एक ब्राइडल बुटीक में खड़ी होती अपनी बारात का लहंगा देखने लगी, जबकि सैम, तानिया और मिन्हा भी अपने अपने लहंगे देखने लगी। अभी सब लहंगे देख ही रहे थे कि माज ने सैम को अपनी तरफ मतवज्जा किया। दिस लहंगा लुक्स नाइस, गेट इट पैक्ड। ये लहंगा अच्छा लग रहा है, ये पैक करवा लो। आई डोंट वेयर सच वल्गर क्लॉथ्स। मैं ऐसे बेहुदा कपड़े नहीं पहनती। सो हु इज स्पीकिंग फॉर यू? आई एम स्पीकिंग फॉर ज़ैनब। एंड वेयर डज दिस सीम एब्जर्व? इट्स फाइन। तो तुम्हारे लिए कौन कह रहा है? मैं ज़ैनब के लिए कह रहा हूँ, और ये कहाँ से बेहुदा लगता है? अच्छा भला तो है।
माज सैम को सामने डमी पर एक रेड लहंगा दिखाता बोला तो सैम ने इसकी पेट से काफ़ी ऊंची और गहरे गले की चोली को देखते गुस्से से जवाब दिया, जिस पर माज मुंह बनाता बोला तो सैम ने आंखें फाड़ते इसे देखा। डजंट दिस सीम एब्सर्ड टू यू? क्या ये तुम्हें बेहुदा नहीं लग रहा? नो, टेल मी व्हाट यू सी एज एब्सर्ड इन दिस। नहीं, इसमें क्या बेहुदा दिख रहा है तुम्हें, मुझे बताओ। हर कुर्ती इज टू शॉर्ट, हर एंटायर स्टमक विल बी विजिबल एंड हर क्लेवेज इज ऑल्सो वेरी डीप। इसकी कुर्ती बहुत छोटी है, सारा पेट नजर आएगा और इसका गला भी बहुत गहरा है। सैम की बात पर माज गुस्से से बोला तो सैम ने फौरन जवाब दिया, जिस पर माज एक नज़र डमी को देखता फिर से सैम को देखने लगा। आई डोंट थिंक सो, इट्स अ नाइस लहंगा। यू जस्ट वॉन्ट माई वाइफ नॉट टू वेयर द लहंगा आई लाइक। मुझे तो नहीं ऐसा कुछ लग रहा, अच्छा भला लहंगा है, तुम बस चाहती हो मेरी बीवी मेरी पसंद का लहंगा ना पहने। डू यू थिंक आई एम डूइंग दिस ऑन पर्पस? तुम्हें लगता है मैं ये जानबूझकर कर रही हूँ? यस एब्सोल्युटली, हाँ बिल्कुल। माज की बात पर सैम गुस्से से बोली तो माज ने फौरन जवाब दिया, जबकि इनके पास खड़ा सेल्समैन बेचारा इन दोनों को झगड़ते हुए देखने लगा। फाइन, we ask Afan how this lehenga is. After all, his sister is going to wear it. If he likes the lehenga, we will get it packed. If not, then you should wear this lehenga and come to your wedding. Okay? फाइन, हम अफान से पूछते हैं ये लहंगा कैसा है, आखिर को इसकी बहन ने पहनना है। अगर ये लहंगा इसे अच्छा लगा तो हम इसे पैक करवा लेंगे, नहीं तो तुम इस लहंगे को पहनकर अपनी बारात पर आ जाना। ओके? फाइन, ओके। कम हियर अफान। अफान इधर आना। सैम की बात पर माज हाँ में सर हिलाता बोला तो सैम ने फ़ौरन अफान को अपने पास बुलाया, जो इसकी आवाज़ पर फ़ौरन इन दोनों के पास आया। हाउ डज़ दिस लहंगा लुक? ये लहंगा कैसा लग रहा है? यू शुडेंट आस्क अजलान दिस क्वेश्चन। ये सवाल तुम्हें अजलान को नहीं पूछना चाहिए। आई एम आस्किंग फॉर जैनब। मैं जैनब के लिए पूछ रही हूँ। सैम के सवाल करने पर अफान ने नासमझी से इसे इंग्लिश में ही जवाब दिया तो सैम ने गुस्से से इसे घूरा और फिर बड़े ज़ब्त से बोली तो अफान ने आंखें फाड़ते पहले सैम को और फिर लहंगे को देखा। ला हौला वला कुव्वता, इज़ दिस लहंगा वर्थ वेयरिंग? ये लहंगा पहनने के काबिल है? बट माज वॉज लाइकिंग दिस लहंगा, पर माज को पसंद आ रहा था ये लहंगा। ब्रो चूज़ अनदर लहंगा, दिस लहंगा इज़ वेरी वल्गर। भाई कोई और लहंगा पसंद कर लो, ये लहंगा बहुत बेहुदा है। इस लहंगे को देखते अफान अपने चेहरे पर हाथ फेरता बोला, फिर सैम को देखता गुस्से से बोला तो सैम ने फ़ौरन जवाब दिया, जिस पर अफान ने डायरेक्ट माज को मना किया तो माज ने मुंह बनाया। इसे तो इस लहंगे का रंग और इस पर किया गया काम बहुत पसंद आया था। हाउ क्यूट इज़ दिस लहंगा? ये लहंगा कितना प्यारा है। ज़ैनब तुम्हारा दिमाग अपनी जगह पर है या नहीं? तुम इसकी चोली देख रही हो? तो भाई चोली तो ऑल्टर हो जाएगी, मैं अपने हिसाब से इसकी चोली बनवा सकती हूँ ना। माज की शक्ल देखते और अफान और सैम की बात सुनते ज़ैनब सीधा जाती उसी लहंगे पर खड़ी होती बोली तो अफान ने गुस्से से जवाब दिया, जिस पर ज़ैनब फ़ौरन बोली और फिर सेल्समैन से सवाल कर गई। जी मैम, आप अपने मुताबिक किसी भी लहंगे को सेट करवा सकती हैं। तो बस फिर ठीक है, मैं यही लहंगा बुक करूँगी और मुझे इसकी चोली इतनी लंबी चाहिए कि मेरे थाइस तक लाजमी आए और लहंगे की बाजू 1/3 होनी चाहिए और इसका गला बिल्कुल भी डीप नहीं होना चाहिए। ओके मैम, मैंने आपका ऑर्डर नोट कर लिया है, आप पेमेंट कर दें। ठीक है भैया, प्लीज़ पेमेंट कर दें। सेल्समैन की बात सुनते ज़ैनब फ़ौरन बोली तो सेल्समैन ने ज़ैनब की सारी बात नोट करते जवाब दिया, जिस पर ज़ैनब अफान को देखते बोली तो अफान ने हाँ में सर हिलाते अपने कदम काउंटर की जानिब बढ़ाए, जबकि ज़ैनब को अपनी पसंद का लहंगा पकड़े देखकर माज खुश होता इसके पास आया। डिड यू लाइक दिस लहंगा? क्या तुम्हें ये लहंगा पसंद आया? एंड आई हैव ऑल्सो ऑर्डर्ड दिस लहंगा बट आई विल मेक इट वेयरेबल ऑन माई ओन टर्म्स। और मैंने इस लहंगे का ऑर्डर भी दे दिया है, मगर अपने हिसाब से इसे अपने पहनने के काबिल बनाकर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। माज के सवाल पर ज़ैनब फ़ौरन बोली तो माज ने खुश होते जवाब दिया, जिस पर ज़ैनब ने मुस्कुराते हुए इसे देखा। फिर तानिया ने अफान, शानज़े और नूर की पसंद से, जबकि मिन्ना ने साद की पसंद से लहंगा लिया, जबकि सैम और अजलान ने 2 लहंगों पर आधा घंटा बहस करते इन दोनों लहंगों को मिक्स करवाकर एक लहंगे का ऑर्डर दिया। अगर इन्होंने अजलान के पसंद के लहंगे का कलर चुना तो सैम ने अपनी पसंद के लहंगे का काम इस पर करवाया था। अगर अजलान के पसंद के लहंगे की लंबाई चुनी थी तो सैम ने अपने पसंद के लहंगे की चोली का साइज़ दिया था और फिर यूं ही आधा घंटा बहस करने के बाद सैम का लहंगा डिसाइड हुआ था, जबकि इन दोनों की बहस पर सब इन दोनों को हैरानी और परेशानी से बस देखते रहे। अगर वो बीच में कुछ बोलते तो शायद नहीं, यकीनन इनकी बहस 1 घंटे तक जाती, इसलिए सब ने खामोश रहने में ही आफियत जानी। लहंगे ऑर्डर करने के बाद इनसे मैचिंग ज्वेलरी और जूती लेते सब लोग फूड कोर्ट में आए थे। फूड कोर्ट में आने तक जहां बाकी के कपल्स एक दूसरे को मुस्कुराकर देख रहे थे, वहीं पर सैम और अजलान अभी तक सिर्फ लड़ ही रहे थे। वजह हर चीज़ अजलान की अपनी पसंद से लेना था, जबकि इसे लड़कियों की शॉपिंग में कोई तजर्बा नहीं था। तुम दोनों और कितना लड़ने वाले हो बता दो।
तो क्या मेरी गलती है अफान? हर चीज़ मैंने पहननी है अपने स्पेशल डे पर, तो फिर मैं अपनी पसंद से क्यों नहीं ले सकती? ओके फाइन, अब मैं नहीं बोलूँगा, तुम अपने इनर अपनी पसंद से ले लेना, बस अब खुश हो जाओ। इन दोनों को अभी तक बहस करते देखकर अफान ने गुस्से से सवाल किया तो सैम ने अफान को देखते जवाब दिए, जिस पर अजलान दोनों हाथ उठाता ओके फाइन बोला और फिर सैम के कान के करीब झुकते हल्की मुस्कुराहट से बोला। तो इसकी बात सुनते सैम ने इसे खा जाने वाली नज़रों से घूरा, जबकि सैम का लाल भभूका चेहरा देखते ही सब समझ गए कि यकीनन अजलान ने कोई टेढ़ी बात की है। फिर सैम को गुस्से से जबकि अजलान को अपनी मुस्कुराहट छुपाते देखकर सब लोग मुस्कुराते अपने अपने खाने की तरफ मुतवज्जा हो गए। एक माह बाद ये मंजर है डीएचए फेज़ 1 का, जहां पर मौजूद सैम के फार्म हाउस पर बड़े पैमाने पर इन चारों कपल्स का निकाह रखा गया था। माज, अजलान और साद की ख्वाहिश पर सादगी से निकाह करके इनकी दुल्हनों को रुखसत किया जाना था, जबकि अकरम का कहना था कि शादी ज़िंदगी में बस एक दफ़ा होती है, इसलिए वो अपना हर फंक्शन बड़े पैमाने पर करना चाहता है। जिस पर सिद्दीकी साहिब ने इसकी बात मानते सबके साथ इसका और तानिया का निकाह रखा था, जबकि अगले दिन तानिया की रुखसती थी और तानिया की रुखसती से अगले ही दिन अकरम की फरमाइश पर तानिया और इसका वलीमा रखा गया था, जबकि माज, अजलान और साद ने अपना वलीमा एक साथ बड़े पैमाने पर तानिया के वलीमे से अगले दिन रखा था, जहां सब लोग बस 2 दिन में 4 शादियां निपटाना चाहते थे। वहीं पर अकरम की हर चीज़ में जिद देखते शादी 4 दिन पर हो गई थी। अजलान, माज और साद ने तो कहा था अकरम इन तीनों के साथ ही अपने वलीमे का फंक्शन रख ले, जिस पर अकरम का कहना था वो इन तीनों से बड़ा और शानदार वलीमा करना चाहता है, इसलिए वो वलीमा अलग करेगा, जिस पर इन तीनों ने कंधे झुकाते इसे इसके हाल पर छोड़ा था। निकाह का सारा इंतजाम सैम ने अपने फार्म हाउस पर करवाया था, जबकि निकाह ख्वाह सिद्दीकी साहिब लेकर आए थे। फार्म हाउस का पूरा लॉन वाइट और रेड रंग से इंतहाई खूबसूरती से सजाया गया था, जबकि लॉन में एक साइड पर एक बड़ा सा स्टेज बनाकर इस पर 4 सफ़ेद रंग के 2 सीटर सोफे रखे गए थे। फार्म हाउस को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था, एक साइड पर लड़के वाले जबकि दूसरी साइड पर लड़की वाले रिहाइश पजीर थे, यानी कि फार्म हाउस की एक साइड पर रहमान साहिब और सैफ साहिब की फैमिलीज और इनके रिश्तेदार मौजूद थे, जबकि दूसरी साइड पर सैम की फैमिली, सिद्दीकी साहिब की फैमिली और सैम और मिन्हा की फैमिली से आए रिश्तेदार मौजूद थे। अकरम की फैमिली ने अपने घर से आना था, जबकि सिद्दीकी साहिब के रिश्तेदार भी अकरम के घर रिहाइश पजीर थे। शादी का सुनते फैजान भी तुर्की से आ चुका था और मिन्हा के जो रिश्तेदार पाकिस्तान में क़याम पजीर थे वो भी मिन्हा की शादी पर शिरकत करने वाले थे। मिन्हा के सब रिश्तेदार ख्वाह वो मिन्हाज साहिब की तरफ के थे या सोफिया मिन्हाज रानी की तरफ के, माज को मिलकर इन्होंने कुछ खास रद्दमल नहीं दिया था। वाहिद एक फैजान था जो खुशदिली से माज को मिला था, चूँकि फार्म हाउस की एक साइड लड़की वालों और दूसरी साइड लड़के वालों के लिए मुख्तस थी, तो सैम ने माज और फैजान को लड़के वालों की तरफ रहने को कहा था, जिस पर फैजान तो फिर कभी लड़की वालों की साइड पर चक्कर लगा लेता, मगर माज, अजलान और साद को सख्ती से इस साइड आने से मना किया गया था, जिस पर वो तीनों ही बहाने ढूंढते इस तरफ आने की भरपूर कोशिश करते, जिसे अफान, वर्षा और बिया नाकाम बनाते, इन्हें वापस इनके हिस्से में भेज देते। पहले तो साहिल को भी लड़की वालों की तरफ आने की इजाज़त थी, क्योंकि साहिल की लाडली बेटी इसके बगैर नहीं रहती थी और बिया लड़की वालों की तरफ से शादी में शिरकत करने वाली थी, इसलिए वो दोनों बच्चों के साथ लड़की वालों की साइड में क़याम पजीर थी और साहिल अपनी बेटी से मिलने वक्तन फ़वक्तन आ जाता था। मगर जब साहिल ने अजलान, साद और माज की मदद करते इन्हें लड़की वालों की तरफ ले जाने की कोशिश की तो अफान ने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया और बस फिर क्या था, बिया मैडम ने अंशरा को साहिल के हवाले करते इसकी एंट्री भी मुकम्मल तौर पर लड़की वालों की तरफ बंद कर दी, जिस पर साहिल अपना सा मुंह लेकर रह गया। इस वक्त सब लोग अपने अपने कमरों में तैयार हो रहे थे। दुल्हनों को तैयार करने के लिए अफान ने पाकिस्तान की बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट बुलाई थी, जो इस वक्त इन चारों दुल्हनों को तैयार करने में मसरूफ़ थी। अफान अकेला ही सारे इंतजामात संभालता अपनी बेटी को भी संभाले हुए था, क्योंकि आज मन्नत बाजी को बाप की गोद में चढ़ने का दौरा पड़ा था। अफान ज़रा सा भी इसे गोद से उतारकर वर्षा या किसी दूसरे को पकड़ाता तो मन्नत बाजी यूं गला फाड़ फाड़ कर रोती जैसे पता ही नहीं पकड़ने वाला इसके साथ कितना जुल्म कर रहा है। साहिल भी वक्तन फ़वक्तन इंतज़ाम देख रहा था, मगर अफान की 2 बहनों की शादी थी, जबकि वो सैम और मिन्हा को भी बहन मानता, इनकी भी हर ख्वाहिश जहन में रखता, सब कुछ देख रहा था। इस वक्त अफान लॉन में खड़ा डेकोरेशन वाले को कुछ हिदायत देता अपने सीधे बाजू में अपनी लाडली को पकड़े खड़ा था, जब रहमान साहिब इसके पास आए। अफान बेटे, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए, जाओ शाबाश पहले तैयार हो, ये सब बाद में करना और मेरी शहजादी को इधर मुझे पकड़ाओ।
जी बाबा, बस मैं तैयार होने ही जा रहा था। रहमान साहिब की बात सुनते अफान मुस्कुराता बोला और फिर इसने अपनी गोद में पकड़ी मन्नत रहमान साहिब को पकड़ाई तो मन्नत ने गला फाड़ फाड़ कर रोना शुरू किया। साथ ही साथ वो अपना जिस्म भी अकड़ा गई, जिस पर अफान ने एक गहरा सांस लेते इसे वापस अपनी गोद में लिया तो मन्नत यूं खामोश हुई जैसे कभी रोई ना हो। ये क्या था? पता नहीं बाबा, आज मन्नत जी को मेरी गोद में सवार होने का जुनून चढ़ा है। वैसे तो वर्षा की गोद से नहीं उतरती और आज जब मुझे इतने काम है, मेरी बेटी को अपने बाबा पर बहुत प्यार आ रहा है। कोई बात नहीं बरखुरदार, अब जब बेटी के बाप बन ही गए हो तो शाबाश, मेरी शहजादी के नखरे भी उठाओ। रहमान साहिब के सवाल पर अफान थके हुए अंदाज में बोला तो रहमान साहिब ने कहका लगाते जवाब दिया, जिस पर अफान मुस्कुराता अंदर की जानिब बढ़ा। अफान सीधा वर्षा के पास आता, इसे मन्नत को पकड़ाता, अपने कपड़े लेता, नहाने के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ा, जबकि वर्षा ने रोती हुई मन्नत को फीडर पिलाते इसे ज़बरदस्ती सुला दिया। फ्रेश होने के बाद अफान जल्दी जल्दी तैयार होता वर्षा और अपनी बेटी के साथ अपनी बहनों के पास पहुंचा तो वर्षा ने सोई हुई मन्नत को बेड पर लिटाते इसके गिर्द तकिए सेट किए। माशाल्लाह, मेरी सब बहनें बहुत खूबसूरत लग रही हैं। अफान की बात सुनते सब ने इसे मुस्कुराते देखा। फिर तानिया और ज़ैनब अपना अपना लहंगा संभालती अफान के पास आईं तो अफान ने इन दोनों को अपने सीने से लगाया। अपनी बहनों की दूरी का सोचते अफान की आंखें अपने आप नम हुई, जबकि तानिया और ज़ैनब ने बाकायदा रोना शुरू किया तो बिया और वर्षा ने आगे बढ़ते इन तीनों को अलग किया। अफान, क्या करते हैं आप? इन दोनों का मेकअप खराब हो जाएगा। वर्षा की बात सुनते अफान ने फौरन से अपनी आंखें पोंछी, जबकि बिया और एक मेकअप आर्टिस्ट ने आगे बढ़ते तानिया और ज़ैनब को खामोश करवाते इनके मेकअप चेक किए। फिर अफान ने आगे बढ़ते अपनी जेब से पैसे निकालते इन चारों दुल्हनों के सर पर से वारते इनका सदका निकाला। तभी आमना बीबी इनके पास आती अफान को 4 लाल रंग के डब्बे पकड़ा गई, जिस पर अफान ने मुस्कुराते हुए इनसे वो डब्बे पकड़े और फिर इसने पहला डब्बा खोला, जिसमें एक इंतहाई नफीस डायमंड ब्रेसलेट मौजूद था। इस ब्रेसलेट पर ज़ैनब का नाम इंतहाई खूबसूरती से लिखा गया था। अफान ने इस बॉक्स से ये ब्रेसलेट निकालते ज़ैनब की कलाई पर बांधी तो सब ने मुस्कुराते हुए अफान को देखा। अफान ने एक ही ज्वेलर से एक जैसी 4 ब्रेसलेट्स बनवाई थी, मगर इन चारों ब्रेसलेट्स पर नाम अलग थे। ठीक ज़ैनब की तरह इसने तानिया, मिन्हा और सैम की कलाई में भी वो नाम वाली ब्रेसलेट पहनाई थी। मेरी तरफ से मेरी चारों बहनों को शादी का तोहफा। अफान, ये बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल, क्यों नहीं होंगी खूबसूरत, आखिर को मेरी 4 खूबसूरत बहनों के लिए ख़ास तौर पर बनवाई गई हैं। अफान की बात सुनते सैम फ़ौरन बोली तो अफान ने मुस्कुराते जवाब दिया। फिर तानिया और ज़ैनब को दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया गया ताकि माज भी आकर अपनी बहनों को मिल सके। अभी अफान कमरे में ही मौजूद था जब शानजे और नूर के साथ माज कमरे में दाखिल हुआ। सफ़ेद रंग की शेरवानी माज के हुस्न को मज़ीद 4 चांद लगा रही थी। साद ने भी माज की तरह सफ़ेद कामदार शेरवानी ज़ेबतन की थी। अकरम ने इन दोनों से अलग बनकर काली कामदार शेरवानी पहनी थी, जबकि अजलान अपने मखसूस फ़ौज के यूनिफॉर्म में मलबूस निकाह करने वाला था। माज कमरे में दाखिल होता मुस्कुराता हुआ मिन्हा को सीने से लगा गया, जिस पर मिन्हा ने खिखलाते हुए माज के सीने पर सर रखा। लड़की, तुम्हारी आज रुखसती है, थोड़ा सा रो ही लो। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं क्यों रोऊं, मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। बिया की बात सुनते मिन्हा फौरन बोली तो सबने कहका लगाया, जबकि माज को सबकी तरफ देखता पाकर शानजे ने मुस्कुराते हुए ट्रांसलेशन की तो माज बस नफ़ी में सर हिलाकर रह गया। फिर माज ने अपनी शेरवानी की जेब से 3 डब्बियां निकाली जिनमें इंतहाई खूबसूरत अंगूठी थी। वो अंगूठी अपनी कीमत आप बोल रही थी। इस अंगूठी पर छोटे छोटे डायमंड से इंतहाई खूबसूरती से हरमाना लिखा गया था। तीनों डब्बियों में एक जैसी अंगूठियां देखकर सब थोड़ा सा हैरान हुए, क्योंकि माज की सगी एक ही बहन थी, मिन्हा, जबकि सब जानते थे माज सैम को भी बहनों वाला मान बख्शता है, इसलिए दूसरी अंगूठी इसकी थी। मगर तीसरी अंगूठी किसके लिए थी कोई समझ ना पाया। माज ने एक डब्बी से अंगूठी निकालते मुस्कुराते हुए मिन्हा के हाथ में सजाई, जबकि दूसरी अंगूठी इसने सैम के हाथ में सजाई। फिर वो वर्षा की तरफ मतवज्जा हुआ। Where is Tanya Appi? I brought a ring for her too. She is also my sister and today is her wedding too. तानिया अपी कहाँ है? मैं उनके लिए भी एक अंगूठी लाया था, वो मेरी भी बहन है और आज उनकी भी शादी है। शी इज़ इन द नेक्स्ट रूम, आई विल ब्रिंग हर। वो साथ वाले कमरे में है, मैं उनको लेकर आती हूँ। माज की बात पर वर्षा मुस्कुराती बोली तो माज ने हाँ में सर हिलाया। फिर वर्षा तानिया को लेती कमरे में दाखिल हुई तो माज ने मुस्कुराते इसके हाथ में भी अंगूठी पहनाई, जिस पर तानिया ने शुक्रिया अदा किया। ब्रदर, व्हाट डज दिस वर्ड रिटन ऑन इट मीन? भाई, इस पर जो ये लफ्ज़ लिखा है इसका क्या मतलब है? This is a Spanish word and it means sister. In Spanish, sister is called hermana. ये स्पेनिश लफ्ज़ है और इसका मतलब है बहन। स्पेनिश में बहन को हरमाना कहते हैं।
मिन्हा का सवाल सुनते माज फौरन बोला तो मिन्हा ने मुस्कुराते हाँ में सर हिलाया। फिर शहला के वक्त का एहसास करवाने पर माज वापस चला गया, जबकि दुल्हनों के सिवा बाकी सब भी बाहर लॉन की जानिब बढ़े। अकरम की फैमिली भी लॉन में आ चुकी थी और चूंकि इन कपल्स में सबसे बड़े तानिया और अकरम थे, इसलिए इनका निकाह सबसे पहले पढ़ाया जाना था। तानिया मेहरून और ग्रीन रंग के इम्तिजाज पर बने लहंगे में बहुत हसीन लग रही थी, जबकि अकरम के साथ इसका कपल बहुत ही प्यारा लग रहा था। इन दोनों के बाद माज की जिद पर माज और ज़ैनब का निकाह पढ़ाया जाना था, क्योंकि माज का कहना था वो अपनी दोनों बहनों का निकाह अपनी महरम के साथ मिलकर एंजॉय करना चाहता है, जिस पर सब ने हामी भरते पहले इन दोनों का निकाह रखा था। इस वक्त माज सफ़ेद शेरवानी में मलबूस स्टेज पर बैठा फंक्शन में आई हर लड़की का दिल धड़का रहा था। इसके बिल्कुल सामने फूलों की झालर की दूसरी जानिब ज़ैनब ब्राइट रेड कलर के लहंगे में मलबूस, सर पर जालीदार दुपट्टा लिए बैठी थी। दुपट्टे पर बड़ा बड़ा सा माज की दुल्हन लिखा था, जबकि ज़ैनब के लहंगे पर गोल्डन रंग का इंतहाई नफासत से काम किया गया था। माज मिन्हाज ईरानी वल्द मिन्हाज ईरानी, आपका निकाह ज़ैनब सिद्दीकी वल्द सिद्दीकी राहील सिक के साथ बएवज़ 1 करोड़ रुपए सिक्का राजुल वक्त अदा किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब के पूछने पर माज ने मुस्कुराते हुए सबको देखा तो अफान ने अपना माथा पीटा। सब कामों के चक्कर में वो माज को ये बताना ही भूल चुका था कि जब मौलवी साहब इससे ये सब पूछे इसे क्या जवाब देना है। माज को खामोश देखते मौलवी साहब ने दोबारा से अपना सवाल दोहराया तो माज ने अब की बार भी कोई जवाब न दिया, जिस पर ज़ैनब ने अपने जालीदार दुपट्टे के नीचे से माज को देखा। माज की खामोशी और अफान की परेशानी देखते ही अजलान, जो माज के पीछे खड़ा था, समझ चुका था कि आखिर माज जवाब क्यों नहीं दे रहा। फिर अजलान आगे बढ़ता माज के कान के पास झुका। डोंट यू वॉन्ट टू गेट मैरिड? क्या तुम निकाह नहीं करना चाहते? आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ। सो दिस टाइम व्हेन मौलवी साहिब स्पीक्स इमीडिएटली एक्सेप्ट इट एंड से यस। तो फिर अब की बार जब मौलवी साहिब बोलें तो फ़ौरन कबूल है बोल देना। अजलान के सवाल पर माज परेशानी से बोला तो अजलान ने फ़ौरन जवाब दिया, जिस पर माज ने हाँ में सर हिलाया। मौलवी साहब आप दोबारा पूछ रहे हैं? दरअसल मेरा भाई थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, इसलिए जवाब नहीं दिया इसने, लेकिन इसे देखकर लग तो नहीं रहा कि ये कंफ्यूज्ड हो गया है। यस यस आई एक्सेप्ट इट, हाँ हाँ मुझे कबूल है। अजलान की बात पर मौलवी साहिब ने माज को देखा, जिसकी बत्तीसी बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। माज को देखते मौलवी साहिब फ़ौरन बोले तो माज ने मुस्कुराते जवाब दिया, जिस पर सब ने इस आइटम को देखा, जिसे उर्दू नहीं आती थी, और अजलान की पट्टी के मुताबिक वो मौलवी साहिब के बोलने के बाद बोल पड़ा था, ये जाने बगैर के मौलवी साहिब क्या कह रहे हैं। माज की बात सुनते ज़ैनब ने इसे हैरानगी से देखा। शायद निकाह की खुशी में इसका दिमाग ख़राब हो गया है। एटलीस्ट ज़ैनब ने इस वक्त दुल्हन बने यही सोचा था, जबकि अफान ने गहरा सांस लेते अपनी आंखें बंद करते खोली और ख़ुद को रिलैक्स किया। साहिल, साद और फैज़ान से अपनी हंसी दबाना महाल हो रहा था। मौलवी साहिब तो परेशानी से कभी सिद्दीकी साहिब तो कभी अजलान और कभी माज को देख रहे थे। आपकी बच्ची तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, फिर आपने एक पागल को अपनी बेटी क्यों दी? यस यस आई एक्सेप्ट इट, हाँ हाँ मुझे कबूल है। मौलवी साहिब के सवाल पर माज एक बार फिर बोला तो साहिल, साद और फैज़ान ने अपनी हंसी दबाने के लिए अपना चेहरा झुकाया, जबकि अजलान तो बस गुस्से से भरे खड़े अफान को देख रहा था, जो माज को सालिम निगलने के दर पर था। माज को बस इतना पता था निकाह 3 दफ़ा कबूल करते हैं, और ये बात भी इसे मिन्हा ने बताई थी। कब और कैसे करते हैं ये नहीं बताई थी, इसलिए माज साहिब बिना सोचे समझे सब कुछ कबूल कर रहे थे। जबकि माज का फिर से जवाब सुनते मौलवी साहिब हैरानगी और परेशानी से सिद्दीकी साहिब को देखने लगे, जिनको खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करें। डोंट से आई एक्सेप्ट इन रिस्पॉन्स टू एवरीथिंग। मौलवी साहिब थिंक्स यू आर क्रेजी एंड यू आर जस्ट कन्फर्मिंग हिज पॉइंट बाय सेइंग आई एक्सेप्ट। हर बात के जवाब में कबूल है मत बोलो। मौलवी साहिब तुम्हें पागल समझ रहे हैं और तुम कबूल है बोलकर इनकी बात पक्की कर रहे हो। But you yourself had said that whenever मौलवी साहिब speaks, you should immediately accept it. पर तुमने ही तो कहा था जब भी मौलवी साहिब बोलें तो तुम फ़ौरन कबूल है बोल देना। My mind was messed up. That's why I told you that. दिमाग ख़राब हो गया था मेरा, इसीलिए तुम्हें ऐसा बोला था। अजलान झुक कर माज के कान में बोला तो माज ने मासूमियत से जवाब दिया, जिस पर अजलान का दिल किया या तो वो अपना सर दीवार में दे मारे या इस अंग्रेज़ के बच्चे का। फिर अजलान हल्के गुस्से से बोला तो माज ने अजलान को देखा। So what to do now? तो अब क्या करना है? सिट डाउन एंड डांस हेयर, बैठ कर नाचो यहाँ पर। व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है तुम्हारा? माज के सवाल पर अजलान गुस्से से बोला तो माज ने परेशानी से सवाल किया, जिस पर अजलान ने एक गहरा सांस भरा। कीप लुकिंग एट अफान स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। व्हेन ही नॉड्स हिज हेड इन एग्रीमेंट इट मीन्स इट इज़ एक्सेप्टेबल टू स्पीक एंड यू ओनली हैव टू स्पीक 3 times. डू यू अंडरस्टैंड? सामने खड़े अफान को देखते रहो, जब वो हाँ में सर हिलाए तो कबूल है बोलना, और बस 3 बार बोलना है, समझे? अजलान की बात सुनते और समझते माज ने हाँ में सर हिलाया।
तो अज़लान ने फ़ौरन से अपना मोबाइल निकालते अफ़ान को मैसेज किया, जिस पर अफ़ान ने गहरा सांस भरा। मौलवी साहब, मेरा बेटा कोलंबिया में पला बड़ा है, इसे उर्दू नहीं आती है। आप दोबारा से निकाह शुरू करें, हमने समझा दिया है, अब खैर आफियत से निकाह होगा इंशाल्लाह। अज़लान के इशारा करने पर रहमान साहिब आगे बढ़ते मुस्कुराते बोले। तो मौलवी साहिब ने गहरा सांस लेते फिर से निकाह पढ़ाना शुरू किया। माज़ मिन्हाज ईरानी वल्द मिन्हाज ईरानी, आपका निकाह ज़ैनब सिद्दीकी वल्द सिद्दीकी राहील के साथ बएवज़ 1 करोड़ रुपए सिक्का राजुल वक्त अदा किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहिब के बोलने पर अफ़ान ने हाँ में सर हिलाया। एक्सेप्टेड, कबूल है। अफ़ान के हिलते सर को देखकर माज़ फ़ौरन बोला तो मौलवी साहिब ने दोबारा पूछा, जिस पर अफ़ान ने एक बार फिर हाँ में सर हिलाया तो माज़ ने फ़ौरन निकाह कबूल किया। फिर मौलवी साहिब ने तीसरी बार पूछा तो अफ़ान ने हाँ में सर हिलाया, जिस पर माज़ ने फ़ौरन निकाह कबूल किया। तो मौलवी साहब माज़ के साइन लेते ज़ैनब की तरफ बढ़े और ज़ैनब से 3 बार पूछते इसके साइन करवाते दुआ की और फिर सबको निकाह की मुबारकबाद दी। तो सब लोग बारी बारी माज़ और सिद्दीकी साहब को मुबारकबाद देने लगे। फिर वर्षा और बिया आती माज़ के पास खड़ी हुई तो माज़ मुस्कुराते हुए फूलों की झालर हटाते ज़ैनब के सामने खड़ा हुआ। फिर बिया के मुस्कुराकर इशारा करने पर माज़ ने फ़ौरन से ज़ैनब का घूंघट पलटा। You will not kiss Zainab's forehead because it is considered bad hair, and if you still do so, uncle may cancel the marriage in anger. आप ज़ैनब के माथे को नहीं चूमोगे क्योंकि यहाँ पर इस चीज़ को बुरा माना जाता है और अगर आपने फिर भी ऐसा किया तो अंकल गुस्से में शादी कैंसिल कर सकते हैं। माज़ को मुस्कुराकर ज़ैनब को खड़ा करते देखकर बिया को माज़ के अगले अमल का एहसास हुआ तो बिया फ़ौरन बोली, जिस पर माज़ ने परेशानी से बिया को देखा। बट नाउ शी इज़ माई वाइफ, मगर अब तो ये मेरी बीवी है। Yes, of course, but this is not Colombia where you can openly romance. जी बिल्कुल, मगर ये कोलंबिया नहीं है जहाँ आप खुल्लम खुल्ला रोमांस कर सकें। ओके, बट कैन आई हग माई वाइफ? आई वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट हर ऑन हर मैरिज। ओके, मगर मैं अपनी बीवी को गले तो लगा सकता हूँ ना, मुझे निकाह की मुबारकबाद देनी है। माज़ की बात सुनते बिया फ़ौरन मुस्कुराकर हल्की आवाज़ में बोली तो माज़ भी इसी के अंदाज में बोला, जिस पर बिया ने हाँ में सर हिलाया तो माज़ ने ज़ैनब को अपने सीने से लगाया। फिर थोड़ी देर बाद दोबारा से सब लोग स्टेज पर खड़े हुए। अब की बार स्टेज पर फूलों की झालर के एक तरफ अज़लान अपने फ़ौजी यूनिफॉर्म में बैठा इंतहाई पुरकशिश लग रहा था, तो दूसरी तरफ सैम ब्लड रेड कलर का लहंगा चोली पहने सर पर घूंघट किए बैठा। सैम के घूंघट पर अज़लान की दुल्हन लिखा था, जबकि ब्लड रेड कलर के लहंगे चोली पर रेड कलर का ही इंतहाई नफासत से काम किया गया था, जो सैम के लहंगे को मज़ीद दिलकश बना रहा था। और फिर थोड़ी देर बाद सैम को अज़लान के निकाह में दे दिया गया था, जबकि अब की बार हमारे सबसे चुलबुले कपल का निकाह था। साथ तो माज़ की तरह सफ़ेद कामदार शेरवानी में गजब डाल रहा था, जबकि छोटी सी मिन्हा ने सब दुल्हनों से अलग रंग पहना था। इसने साथ से मैचिंग करते सफ़ेद गरारा और शॉर्ट शर्ट पहनी थी। सब दुल्हनों की तरह सर पर लाल घूंघट किए गोल्डन कामदार गरारे शर्ट में मिन्हा सबसे अलग थलग और बहुत खूबसूरत लग रही थी। स्टेज पर फूलों के झालर के दूसरी जानिब घूंघट में बैठी वो शर्माने की बजाय नज़रें उठाकर साद को देख रही थी। जैसे ही साद की इस पर नज़र पड़ी तो मिन्हा ने इसे महंगा बनकर दिखाया, जिस पर साद की हंसी बेसाख्ता थी। साद को बिला वजह हंसते देखकर सब लोग साद की तरफ मतवज्जा हुए तो साद ने गला खंगारते फ़ौरन से अपनी हंसी दबाई, जबकि इसकी इस हरकत पर साहिल ने अपना एक आईब्रो झुकाया तो साद ने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया। फिर हर थोड़ी देर बाद जैसे ही साद की नज़र मिन्हा पर पड़ती वो इसे यूं ही मुंह के मुख्तलिफ डिज़ाइन बनाकर दिखाती और साद से खुद की हंसी कंट्रोल करना महाल हो जाता। हंसी जब्त करने की वजह से साद का लाल भभूका चेहरा देखते मौलवी साहिब ने नफ़ी में सर हिलाया। आजकल के बच्चे देखो ज़रा कद निकालते नहीं कि इन्हें शादी की पड़ जाती है, और फिर बड़ों का तो अदब एहतराम भूल ही चुके हैं। सबके सामने दांतों की नुमाइश करते यूं निकाह करवाते हैं जैसे गोल्ड मेडल जीता हो। मौलवी साहिब की तपी हुई आवाज़ सुनते साहिल, अफान और अज़लान ने अपनी हंसी दबाई, जबकि मौलवी साहिब माज़ के बाद इस पागल जोड़ी को देखते बस बड़बड़ा कर रह गए। साद मलिक वल्द सैफुद्दीन मलिक, आपका निकाह मिन्हा मिन्हाज ईरानी वल्द मिन्हाज ईरानी से बएवज़ 2 करोड़ रुपए सिक्का राजुल वक्त अदा किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? जी कबूल है, कबूल है, कबूल है। मौलवी साहिब के पूछने पर साद ने 3 बार निकाह कबूल करते साइन किए। तो फिर मौलवी साहिब उठते मिन्हा के पास आते बैठे। मिन्हा मिन्हाज ईरानी, जी। मौलवी साहिब के नाम लेने पर मिन्हा फ़ौरन बोली तो मौलवी साहिब ने अपने नाक पर टीके चश्मे से इसे घूर कर देखा, जिस पर सबने अपनी हंसी दबाई। तो बिया ने फ़ौरन मिन्हा के कंधे पर हाथ रखते इसे खामोश रहने का इशारा किया, जिस पर मिन्हा चुप कर गई। माज़ और मिन्हा के बाप का नाम देखते और इन दोनों की हरकतें देखते ही मौलवी साहिब समझ चुके थे कि वो दोनों बहन भाई हैं। फिर मौलवी साहिब ने गहरा सांस लेते खुद को सब्र की तलकीन करते वापस बोलना शुरू किया।
मिन्हा मिन्हाज ईरानी वल्द मिन्हाज ईरानी, आपका निकाह साद मलिक वल्द सैफुद्दीन मलिक से जी कबूल है। अभी मौलवी साहब ने अपनी बात पूरी भी ना की थी कि मिन्हा इनकी बात काटती बोली, जिस पर मौलवी साहब ने गुस्से से इस बेसब्री दुल्हन को देखा। जबकि मिन्हा की बात पर स्टेज पर सबने खांसते हुए अपनी हंसी दबाई। फिर बिया हल्का सा मिन्हा की तरफ झुकी। मिन्हा, मौलवी साहब को अपनी बात तो पूरी करने दो, तो इतना टाइम क्यों वेस्ट करना? मैंने कबूल है बोल दिया है ना, अब इनको बोले मेरा ऑटोग्राफ लें और बात ख़त्म करें, क्योंकि ये बहुत स्लो बोलते हैं, लगता है इनकी मोटर ख़राब हो गई है, अजलान बिया से सही करवा दें। बिया की बात सुनते मिन्हा टटर करती बोली तो साद ने अपने बालों में हाथ फेरते अपनी हंसी दबाई। जबकि बिया ने अपने होंठों पर उंगली रखते मिन्हा को चुप रहने का इशारा किया तो मिन्हा ने मासूमियत से हाँ में सर हिलाया। मिन्हा मिन्हाज ईरानी वल्द मिन्हाज ईरानी, आपका निकाह साद मलिक वल्द सैफुद्दीन मलिक से बएवज 2 करोड़ रुपए सिक्का राजुल वक्त अदा किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मिन्हा, बोलो कबूल है, पर आपने कहा था चुप करके बैठना है। मौलवी साहब की बात सुनते सबने मिन्हा को देखा, जो अब खामोशी से बुत बनी बैठी थी। मिन्हा की खामोशी पर बिया फौरन बोली तो मिन्हा ने घूमकर बिया को देखते जवाब दिया। जबकि मिन्हा के जवाब पर साहिल ने नफ़ी में सर हिलाते इस आफत की पुड़िया को देखा जो इसके भाई के निकाह में आने वाली थी। जबकि मौलवी साहब का दिल किया निकाह नामा फाड़ दे। बीबी, आपको निकाह करना है या मैं जाऊँ? हाँ, तो निकाह करने के लिए मैं इतना तैयार नहीं हूँ, और क्या मैंने यहाँ सबको कैटवॉक करके दिखानी थी जो मैं इतनी तैयार होती? बराह करम अब निकाह कबूल करिएगा। मौलवी साहब के गुस्से से बोलने पर मिन्हा भी चटक कर बोली तो मौलवी साहब ने साद को देखा जो कंधे उचका गया। फिर मौलवी साहब गुस्से से बोलते वापस निकाह नामा पकड़ गए। मैं तो पहले भी कबूल कर चुकी हूँ, आपने ही मेरा ऑटोग्राफ नहीं लिया। बच्ची की रजामंदी शामिल है, हम सीधा साइन करवा कर दुआ करवाते हैं। मिन्हा की बात सुनते मौलवी साहब फौरन बोले तो सबने हाँ में सर हिलाया, जिस पर मौलवी साहब ने निकाह पेपर्स आगे बढ़ाए तो बिया ने इन्हें मिन्हा की गोद में रखा। जबकि अजलान के इशारा करने पर माज़ाता मिन्हा के पास खड़ा हुआ और फिर अफान के बताने पर मिन्हा ने निकाह पेपर्स पर साइन किए तो मौलवी साहब ने दुआ करवाते सबको मुबारकबाद दी और फिर शुक्र का कलमा पढ़ते उठकर वहाँ से चले गए। आज इन सबको इनकी खुशियाँ मिल गई थी, जिस पर सब बच्चे खुश होते एक साथ खड़े मुख्तलिफ पोज देते तस्वीर बनवा रहे थे। जबकि सब बड़े इन्हें एक साथ खुश देखते ढेरों दुआओं से नवाज रहे थे। राइटर, सैम की एंडिंग ऐसी नहीं थी जैसी एपिसोड में दिखाई गई है। इसकी एंडिंग स्टार्टिंग से ही सैड थी, यानी कि सैम को जैन खान अपनी कंपनी बर्बाद होने के बदले में मार देता है, जबकि अजलान अकेला रह जाता है। मगर फिर मेरे कुछ रीडर्स की डिमांड पर कि सैम हमारा फेवरेट किरदार है, इसे मत मारिएगा। मैं चाहकर भी सैम और अजलान की एंडिंग सैड नहीं लिख पाई। आप सबका इस नावल को इतना प्यार देने के लिए बहुत शुक्रिया। मिलते हैं मेरे अगले नावल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।